कोऑर्डिनेशन के। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया है? सर आपने ACTH तक हो गया था हमारा। ACTH तक हो गया है हमारा। हाँ, तो ये ग्रोथ हार्मोन हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये नोट्स मैं आपको कंप्लीट दे दूंगा। जैसे ही वहाँ चैप्टर कंप्लीट होगा मैं एंडोक्राइन सिस्टम के आपको पूरे नोट्स दे दूंगा 1 या 2 दिन के अंदर। फिलहाल ये मेरे ख्याल से आपके एड्रिनल ग्लैंड तक है। अच्छा, हाँ ओके सर। इजी करना है सर। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना है ना, तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। यस। ठीक है, तो जितना इसके अंदर है यहाँ से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन तो इससे पहले के नोट्स में आप लोगों को बता चुका हूँ सारे, तो समझ में आ गया है ना यहाँ तक का टॉपिक सब लोगों को? यस यस सर। देखो यस सर। अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है और अच्छा एग्जाम में नीट में सिलेक्शन निकालना है, तो सबसे पहले तो ये सोच कर मत पढ़ा करो कि हम जो है मजबूरी में पढ़ रहे हैं। मजबूरी में पढ़ना बंद कर दो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। और कभी भी बर्डन लेके मत पढ़ो, जैसे बहुत स्ट्रेस लेके बच्चे पढ़ते हैं ना, बहुत दुखी होके, वो नहीं पढ़ना है। रिलैक्स होके पढ़ो, पढ़ने का मन जब करता है करो, नहीं मन कर रहा है तो आराम करो, लेकिन जबरदस्ती मत पढ़ना कोई भी टॉपिक, वरना उससे बोरिंग हो जाता है वो टॉपिक तुम्हारे लिए। ठीक है, और जूलॉजी और बॉटनी ये एक ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, खासतौर पे जूलॉजी बहुत इंटरेस्ट करके पढ़ो। जब भी टॉपिक को पढ़ो ये मत सोचो कि हमें याद करना है, समझना, आराम से नॉर्मल होके पढ़ो, जैसे मैगजीन पढ़ते हैं या जैसे अखबार पढ़ते हैं, आपको चीज़ें एकदम समझ में आएंगी। देखिए, अगला हार्मोन है हमारा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो बेटा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन में मैंने आपको बताया था कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हार्मोन। ये दो हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है। FSH and LH। यस, FSH LH। हाँ, FSH और H। ठीक है, 2 हार्मोन होते हैं FSH एंड LH। एक मिनट, ये क्या हो गया? हाँ तो देखिए, जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है उसमें 2 हार्मोन होते हैं, 2 हार्मोन्स जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं। एक हार्मोन का नाम है FSH और दूसरा हार्मोन का क्या नाम है? LH। LH। ठीक है, FSH की फुल फॉर्म होती है बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और LH की फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, और इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक और नाम है IC। एक मिनट, ठीक है, दो खुले हुए हैं क्या? हाँ देखो, देखिए, गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है 2 हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है FSH और एक होता है LH। FSH की फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH की फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बेटा LH को एक और नाम दिया जाता है ICSH। ICSH की फुल फॉर्म होती है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होती है? बोलते जाएं। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और बेटा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोगों को कम पता होता है, बोलते हैं FSH और LH, ये बताइए मेल के अंदर सेक्रेट होता है, फीमेल के अंदर सेक्रेट होता है, या दोनों में सेक्रेट होते हैं? दोनों में होता है सर। दोनों में होते हैं। दोनों में यानी होता कि ये बात हमेशा याद रखना कि जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं वो मेल के अंदर भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं। और चूंकि हमने गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का जिक्र करा, और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन तो यानी कि वो तो कॉम्बिनेशन है FSH और LH का, तो यानी कि FSH और LH मेल में भी मिलेंगे और फीमेल में मिलेंगे। तो वो चीज लिखा हुआ है FSH एंड LH सेक्रेट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। अब मेल के अंदर FSH का क्या काम है और फीमेल के अंदर क्या काम है? देखो, FSH की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बेटा मेल के अंदर क्या होते हैं? मेल में जो गोनेट्स होते हैं उनको बोलते हैं टेस्टिस, और फीमेल के अंदर जो गोनेट्स होते हैं उनको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, तो FSH क्या करता है? टेस्टिस के अंदर स्पर्म के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, और फीमेल के अंदर oogenesis में हेल्प करता है, यानी कि एग फॉर्मेशन यानी कि ओवम फॉर्मेशन में हेल्प करता है।
बात समझ में आ रही है? तो खुद सोच कर देखो कि स्पर्म और ओवम जो है एफएसएच सिक्रीशन की वजह से बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर एफएसएच का सिक्रीशन मेल और फीमेल में बंद हो जाए या कम हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगी? स्टेरिलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? Sterility. स्टेरिलिटी हो जाएगी, स्टेरिलिटी हो जाएगी। यानी कि ना तो मेल में स्पर्म बनेंगे और ना फीमेल में ओवम बनेंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इन मेल्स it stimulate spermatogenesis and in female it stimulate growth and development of ovarian follicles. Growth and development of ovarian follicles को बोलते हैं oogenesis and secretion of estrogen hormone due to hyposecretion. Hyposecretion का मतलब कम secretion, अगर FSH कम हो जाए, due to hyposecretion of FSH sterility occur in both males and females. तो मेल्स और फीमेल में दोनों में क्या हो जाती है? स्टेरिलिटी हो जाती है। क्लियर है सबको ये पॉइंट? Yes, sir. चलिए, सेकंड हार्मोन का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम आईसीएसएच भी बोलते हैं, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। एलएच का काम क्या है? देखिए, पहले मेल के बारे में बताएंगे फिर फीमेल में। बेटा, मेल के अंदर एलएच क्या करता है? मेल के अंदर एलएच टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट कराता है। कौन से हार्मोन को सिक्रीट कराता है? टेस्टोस्टेरोन। Testosterone. हाँ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को हम एंड्रोजन हार्मोन भी कहते हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से मेल के अंदर मेल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। मेल कैरेक्टर्स जैसे जैसे बियर्ड, बियर्ड का मतलब दाढ़ी, मुस्टैच, मुस्टैच का मतलब मूछ, मूछ आ जाती हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्गर मसल्स, अब मेल्स की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं, ठीक है। लो पिच वॉइस, लो पिच वॉइस हो जाती है, यानी कि मोटी आवाज हो जाती है, ठीक है। एक्सिलरी हेयर्स, बॉडी हेयर्स, बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर्स आ जाते हैं, प्यूबिक हेयर्स। तो ये सारे के सारे जो डेवलप्ड होते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से मेल्स के अंदर डेवलप होते हैं। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कौन स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन के लिए? एलएच। एलएच। एलएच, लेकिन मेल के अंदर उसे एलएच ना कह के उसे कहा जाता है आईसीएसएच। क्या कहा जाता है? ICSH. आईसीएसएच, ठीक है। देखो लिखा है, इन मेल इट रिलीज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टर्स लाइक बियर्ड, मुस्टैच, ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर्स, pubic hairs, axillary hairs, low pitch voice, stronger muscles, etc. क्लियर है? Yes, sir. चलिए, अब बात करते हैं इन फीमेल की। फीमेल के अंदर क्या करता है, ठीक है। तो फीमेल में क्या करेगा, तो उस बात को समझो। देखो बेटा, अगर हम एलएच की बात करें तो मेरी बात समझना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आप लोग चूंकि कर चुके हो, पूरा पढ़ चुके हो सिलेबस, तो आपको थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। क्या है ये? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें बेटा ये आगे की तरफ जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बोलो। Fallopian tube. ट्यूब, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड यूट्रस। हम इसको यूट्रस कहते हैं, बहुत डिटेल में हम लोग 12th में पढ़ेंगे इसको। जो है बेटा, इसको बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड वेजाइना, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड ओवरी, ठीक है। तो होता क्या है, हम चूंकि एलएच के फंक्शंस पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले एलएच का काम एक एक करके मैं बताऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो होता क्या है बेटा, ओवरी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है। अगर हम इस तरीके से ओवरी को देखें, तो ओवरी के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, जल्दी से बताओ? एग का फॉर्मेशन होगा। ये एग है, ठीक है। और एग के चारों तरफ क्या होती हैं बेटा? लेयर्स बन जाती हैं। एग के चारों तरफ क्या होती हैं? लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल लेयर। क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी बोलो? ग्रेफियन फॉलिकल। Graphian follicle layer. हाँ, कैसे बनती है, सब 12th में पढ़ेंगे। ग्रेफियन फॉलिकल लेयर, ठीक है। तो इन ग्रेफियन फॉलिकल लेयर के अंदर एग होता है, ठीक है। तो जब बेटा 14th डे होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे होता है। तो हमने यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे क्यों कहा, हमने मंथ का 14th डे क्यों नहीं कहा? क्योंकि हर फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइमिंग अलग अलग होता है। तो इसीलिए हमने कहा कि जिस फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में टोटल दिन होते हैं 28 डेज,
ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14th डे होता है उस दिन क्या होता है, एलएच की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जिसको हम नाम देते हैं एलएच सर्ज। क्या नाम देते हैं? एलएच सर्ज। LH एलएच surge. सर्ज। LH ठीक surge. है, तो जैसे ही एलएच की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो ये एलएच क्या करता है, ये एलएच इस ग्रेफियन फॉलिकल लेयर को रप्चर कर देता है। ग्रेफियन फॉलिकल लेयर को क्या कर देता है, रप्चर कर देता है, और एग को रिलीज कर देता है किसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब में। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? ओव्यूलेशन। ओवुलेशन। Ovulation. तो यानी कि सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया इसका, रप्चर ग्रेफियन फॉलिकल लेयर, ग्रेफियन फॉलिकल लेयर एंड रिलीज ओवम इन फैलोपियन ट्यूब। क्लियर? पहला फंक्शन समझ में आया आप लोगों को? यस सर। Good. दूसरा फंक्शन क्या करता है, अब एक बात बताओ, एग तो आपका फैलोपियन ट्यूब में आ गया, लेकिन बाकी जो ग्रेफियन फॉलिकल लेयर्स हैं वो तो आपकी कहाँ रह गई, ओवरी में रह गई। कहाँ रह गए, बोलो? फ्री में। ओवरी में रह गए। Ovary में. तो ये एलएच क्या करता है, उन ग्रेफियन फॉलिकल लेयर्स को कन्वर्ट कर देता है कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? Corpus luteum. कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कर देता है, और कॉर्पस ल्यूटियम जब बन जाता है तो वो रेगुलरली प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सेक्रेट करता है। कई बच्चे सोचते हैं कि केवल प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन मेनली सेक्रेट करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन भी सेक्रेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम। और ये तब तक सेक्रेट होता रहता है। अब क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे 28 डेज की होती है, ठीक है, तो उसमें से फर्स्ट से फिफ्थ डे तक ब्लीडिंग होती है, तो उसे बोलते हैं ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज। और जो, ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड फेज होती है वो होती है सिक्स से लेकर 13th डे तक, वो होती है प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज होती है। उसके बाद 14th डे पे जो होता है वो होता है ओवुलेशन, यानी कि ओवुलेटरी फेज बोलते हैं उसको, ठीक है। और उसके बाद बेटा 15 से लेकर 28 डेज तक की जो साइकिल होती है दैट इज कॉल्ड सिक्रेटरी फेज। क्या कहते हैं उसे? सिक्रीटरी फेज। सिक्रेटरी फेज। Secretory तो जो phase. फर्टिलाइजेशन होता है वो सिक्रेटरी फेज में होता है। फर्टिलाइजेशन किस फेज में होता है? सिक्रेटरी फेज में। तो अगर फर्टिलाइजेशन, तो इस 15 और 28 डेज के बीच में जो प्रोजेस्टेरोन रेगुलरली सेक्रेट करता है वो कौन सेक्रेट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। कौन सेक्रेट करता है? Corpus luteum. कॉर्पस ल्यूटियम। Corpus अब luteum. अब सिक्रेटरी फेज में अब दो केस बन सकते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा? मेंटेन हो जाएगा, और इसको मेंटेन करने में भी कौन हेल्प करेगा? एलएच। तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन हो जाएगा और रेगुलरली फॉर्म में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन सेक्रेट करता रहेगा, और जब तक प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन सेक्रेट होगा यूट्रस की जो वॉल है उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, यानी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा और प्लेसेंटा क्या हो जाएगा? आराम से बन जाएगा, और प्लेसेंटा ब्रेक नहीं होगा। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन को कहा जाता है प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। नहीं बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. लेकिन सेक्रेटरी फेज में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो सेक्रेट जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ओवम डीजेनरेटिव फॉर्म में बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा वो डीजेनरेट हो जाएगा और बना देगा कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या बना देगा? कॉर्पस Corpus एल्बिकल। albicans. हाँ, और कॉर्पस एल्बिकेंस बना देगा, जिस केस में क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन बंद हो जाएगा, और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन बंद होगा यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा और एंडोमेट्रियम वॉल रप्चर होकर बाहर आ जाएगी और स्टार्ट हो जाएगी ब्लीडिंग फेज, यानी कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। नई बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। तो इस तरीके से अगर आप कॉर्पस ल्यूटियम को देखें तो कॉर्पस ल्यूटियम एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन कैसी एंडोक्राइन ग्लैंड है? परमानेंट, टेम्परेरी? टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। टेम्परेरी। क्वेश्चन आ Temporary. चुका है, Temporary. क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए बनती है। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। ठीक है, और भी बहुत Yes, sir. सारी और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, वो हम लोग बात करेंगे 12th में। ठीक है, तो चलिए आ जाइए वहां पर। सर हाँ जी बेटा बोलो। सर आपने कॉर्पस ल्यूट्रम वो नॉन फर्टिलाइजिंग फेज में क्या बना था वो? कॉर्पस एल्बुमन। कॉर्पस एल्बिकेंस। ओके। ठीक है, तो देखो इन फीमेल एलएच स्टिमुलेट द ओवुलेशन ऑफ
fully mature Graafian follicles and also maintain corpus luteum formed from the remnant of Graafian follicle after ovulation. ठीक है. The corpus luteum is a temporary endocrine gland secrete progesterone and estrogen under the action of LH. किसके एक्शन में चला सेक्रेट करती है, जल्दी बोलो. LH. 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 अगला इन फीमेल LH सेक्रीट एस्ट्रोजन हार्मोन विच. हाँ अच्छा, एक चीज ये फंक्शन तो आपको समझ में आ गया, यानी कि दो फंक्शन तो LH के ये हो गए कि LH ने क्या किया, ग्रेफिन फॉलिकल लेयर्स को रप्चर कर दिया और ओवम को फैलोपियन ट्यूब में रिलीज करा दिया, यानी कि इसमें हेल्प कर दी, हेल्प इन ओवुलेशन. पहला फंक्शन हो गया. दूसरा फंक्शन, इसने जो रेमनेंट ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल लेयर्स थी जो ओवरी में रह गई थी ओवम को रिलीज करने के बाद, उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया था, LH ने कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कर दिया था. तीसरा फंक्शन क्या होता है, LH क्या करता है, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट कराता है और एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से फीमेल के अंदर फीमेल करेक्टर्स डेवलप होते हैं. फीमेल करेक्टर्स जैसे हाई पिच वॉइस, फीमेल की हाई पिच वॉइस कर देता है, यानी कि पतली आवाज कर देता है. ठीक है. दूसरा ब्रेस्ट फॉर्मेशन, फीमेल में ब्रेस्ट फॉर्मेशन कर देता है. तीसरा क्या कर देता है, फैट डिपोजिशन करा देता है हिप एंड थाई रीजन पर. तो ये सब करता है एस्ट्रोजन हार्मोन. तो एस्ट्रोजन हार्मोन किसकी प्रेजेंस में रिलीज होता है, LH हार्मोन की प्रेजेंस में. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन फीमेल LH secrete estrogen hormone which is responsible for development of secondary sexual character in females like breast formation, high pitch voice, deposition of fat in hip and thigh region. बताइए क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छे से. यस सर. ठीक है. चलिए अगला हार्मोन आता है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन. कौन सा हार्मोन है, जल्दी बताएं, सब बोलते जाएं. प्रोलैक्टिन हार्मोन. प्रोलैक्टिन हार्मोन. प्रोलैक्टिन हार्मोन देखो बहुत ही आसान है. देखो बेटा, प्रोलैक्टिन हार्मोन को हम लैक्टेशन हार्मोन कहते हैं. लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ. जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद मिल्क रिलीज होता है, ठीक है ना. तो मिल्क रिलीज होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं लैक्टेशन हार्मोन. तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या होता है, जो ब्रेस्ट होते हैं या मेमरी ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर मिल्क का फॉर्मेशन करता है और मिल्क का सिक्रीशन कराता है. ठीक है. तो मिल्क का फॉर्मेशन और सिक्रीशन कौन कराता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन. ठीक है. लेकिन मिल्क का इजेक्शन कौन कराता है, जब सकिंग बेबी या सकलिंग बेबी जब मिल्क को मेमरी ग्लैंड से सक करता है तो मेमरी ग्लैंड्स जो है अपने आप ही मिल्क जो है ड्रॉप की फॉर्म में बाहर आ जाता है. तो उसको बाहर निकालने में कौन हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन. कौन हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन. ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उनकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है. तो जब मेमरी ग्लैंड की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा. तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, बाहर कम है, तो डिफ्यूजन की वजह से जो मिल्क है वो क्या करेगा, ड्रॉप की फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाएगा और सकलिंग बेबी के माउथ में चला जाएगा. इसीलिए ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, क्योंकि वो इजेक्शन कराता है मिल्क का. और प्रोलैक्टिन को कहा जाता है लैक्टेशन हार्मोन, क्योंकि ये मिल्क का फॉर्मेशन करता है. क्लियर है. यस सर. ठीक है. तो कभी भी अगर आपसे पूछें कि मिल्क फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क एंड सिक्रीशन अकर बाई, तो आप टिक लगाओगे प्रोलैक्टिन. और अगर पूछते हैं इजेक्शन ऑफ मिल्क अकर बाई, तो आप कहोगे ऑक्सीटोसिन. ठीक है. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क, सो कॉल्ड लैक्टेशन हार्मोन और ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं इसको. इट एक्टिवेट द ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ. एक बात आप सुनो, जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो उस समय जो मेमरी ग्लैंड्स है उनका साइज बढ़ जाता है. ठीक है. तो मेमरी ग्लैंड का साइज भी कौन बढ़ाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन. और उसके अंदर मिल्क का फॉर्मेशन भी कौन कराता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन. और मिल्क का इजेक्शन कौन कराता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन. अरे समझ में आ रहा है. यस सर. यस ठीक है. सर. हाँ चलिए अगला हार्मोन का नाम होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको बोलते हैं MSH. ठीक है. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. बेटा जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर स्किन पिगमेंटेशन को रेगुलेट कौन करता है, MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग को छोड़कर हमारे अंदर स्किन पिगमेंटेशन को या मेलानिन पिगमेंटेशन को कौन रेगुलेट करता है, मेलाटोनिन हार्मोन. कौन करता है,
मेलाटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन और हार्मोन। और मेलेटोनिन हार्मोन कहाँ से सेक्रेट होता है? पीनियल ग्लैंड से सेक्रेट। कहाँ से सेक्रेट होता है? पीनियल ग्लैंड से सेक्रेट होता है। पीनियल बात ग्लैंड। यस सर। क्लियर? तो हमारे अंदर तो मेलेटोनिन हार्मोन स्किन के कलर को यानी कि स्किन पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है, और बाकी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सभी के अंदर स्किन पिगमेंटेशन को कौन रेगुलेट करता है? एमएसएच हार्मोन, यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो वही चीज यहाँ लिखी है, एमएसएच एक्ट ऑन मेलानोसाइट यानी कि सेल कंटेनिंग मेलानिन पिगमेंट एंड रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन इन वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट ह्यूमन बींग को छोड़ के। इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन एंड डिस्पर्सन ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन स्किन। नोट पॉइंट में मैंने ये बात लिखवा दी है कि इन ह्यूमंस पिगमेंटेशन इज रेगुलेटेड बाय मेलाटोनिन हार्मोन एंड इज रिलीज फ्रॉम पीनियल ग्लैंड। कहाँ से रिलीज होता है? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड। तो इस तरीके से हमने एडिनो हाइपोफाइसिस के सारे हार्मोन पढ़ लिए। हमने ग्रोथ हार्मोन पढ़ लिया, उसके बाद हमने टीएसएच पढ़ा था, उसके बाद एसीटीएच पढ़ा था, उसके बाद गोनिडोट्रोपिन हार्मोन पढ़ा था जिसमें दो हार्मोन पढ़े, एफएसएच और एलएच, उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन पढ़ा, और उसके बाद एमएसएच हार्मोन पढ़ा। क्लियर है सारे हार्मोन सबको? यस सर। अब आते हैं यस सर। हार्मोन ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो मैंने आप लोगों को बेटा बताया था कि न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम पार्स नर्वोसा भी कहते हैं, और न्यूरोहाइपोफाइसिस में दो हार्मोन होते हैं, एक होता है एडीएच जिसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसका दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन, और दूसरा हार्मोन होता है बेटा ऑक्सीटोसिन जिसको बोलते हैं पिटोसिन, और ये दोनों ही हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनते हैं। ठीक है? तो एडीएच हार्मोन को कौन सा न्यूक्लियाई बनाता था? सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियाई बनाता था, और ऑक्सीटोसिन को कौन बनाता था? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई बनाता था। और हाइपोथैलेमस में इनका सिंथेसिस होता है, लेकिन स्टोरेज कहाँ पर होता है? हैरिंग बॉडीज ऑफ एक्सॉन में हैरिंग इन बॉडी। न्यूरो हाइपोफाइसिस। यस क्लियर सर। है? यस ठीक सर। है, चलिए। तो यस सर। पहला Yes, हार्मोन sir. जो है बेटा न्यूरो हाइपोफाइसिस का, दिस इज कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि एडीएच, और इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। ठीक है? तो बेटा जो एडीएच हार्मोन होता है, आपको मैंने बताया था कि एडीएच हार्मोन डीसीटी पार्ट पे काम करता है, डीसीटी पार्ट पे काम करता है, और डीसीटी वाले पार्ट के अंदर वाटर का क्या कराता है? रीअब्जॉर्प्शन करा देता है, ताकि यूरिन के थ्रू वाटर वाटर का लॉस ज्यादा ना हो। बताया था? Yes, sir. तो यस अब सर। आप अब आप खुद सोचो, अगर हाइपो सिक्रीशन एडीएच का होगा यानी कि लेस सिक्रीशन एडीएच का होगा, तो वाटर कम एब्जॉर्ब होगा ज्यादा एब्जॉर्ब होगा? कम एब्जॉर्ब होगा। कम। जब Yes. तो वाटर वाटर जब कम एब्जॉर्ब होगा तो यूरिन में वाटर लॉस ज्यादा होगा। Yes, sir. तो दैट इज कॉल्ड, इस बीमार यस सर। उसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलते हैं उस डिसीज को? Diabetes insipidus. डायबिटीज हाँ, इंसिपिडस। इंसिपिडस। Diabetes और अगर insipidus. एडीएच का हाइपर सिक्रीशन हो, ज्यादा अमाउंट में एडीएच रिलीज होगा तो ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यूरिन क्या हो जाएगा? हाईली कंसंट्रेट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्कैंटी यूरिन। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो देखो लिखा है यस वही सर। सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए लिखा हुआ है, एडीएच एक्ट ऑन डीसीटी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड ऑल एंड हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच मोर वाटर लॉस विद यूरिन अकर कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, अगला है ड्यू टू हाइपरसिक्रीशन ऑफ एडीएच यूरिन कंसंट्रेट कॉल्ड स्कैंटी यूरिन, उसको बोलते हैं स्कैंटी यूरिन। चलिए एक नोट पॉइंट की बात करते हैं। एक क्वेश्चन मेडिकल में आता है कि वैसोप्रेसिन क्या करता है? बेटा वैसोप्रेसिन क्या करता है? आर्टीरियल आर्ट्रियोल जो होती हैं, आर्ट्रियोल समझते हैं ना, आर्टरी की ब्रांच जो होती है Yes, आर्ट्रियोल, sir. आर्ट्रियोल को क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। तो जब आर्ट्रियोल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। 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 इसीलिए आपको ये याद रखना है कि वैसोप्रेसिन की वजह से ब्लड प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है। वही चीज मैंने यहाँ लिखवाया है, वैसोप्रेसिन आल्सो एनहांस आर्टीरियल ब्लड प्रेशर बाय कॉजिंग कॉन्स्ट्रिक्शन और नैरोइंग ऑफ आर्ट्रियोल्स। यानी कि आर्ट्रियोल्स को क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, यानी कि नैरोइंग कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. चलिए, सेकेंड हार्मोन का जो नाम था बेटा दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन, या इसको बोलते हैं पिटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन या इसको पिटोसिन कहते हैं बेटा। देखो इसको तीन नाम से हम जानते हैं। पहला बात, इसको बेटा हम लेबर पेन हार्मोन कहते हैं, हम इसको चाइल्ड बर्थ हार्मोन कहते हैं, और हम इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं। तो तीनों चीजें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं लेबर हार्मोन। तो बेटा क्या होता है कि जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, तो जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट होते हैं तो क्या होता है? यूट्रस की 3 लेयर होती हैं। यूट्रस की कितनी लेयर होती हैं? 3। सबसे आउटर लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम, और सबसे इनर लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? Endometrium. एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। तो जब 9 मंथ कंप्लीट, तो जो मायोमेट्रियम वॉल है, मायोमेट्रियम जो वॉल है यानी कि मिडिल लेयर्स ऑफ यूट्रस जो है, उसके अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं और उनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं लेबर पेन।
यानी कि अब बच्चे के जन्म का टाइम आ चुका है। नहीं बात समझ में? यस सर। Yes, बोलो। sir. ठीक है, अब क्वेश्चन मैं आपसे एक बार पूछ रहा हूँ, उठता है फीमेल के अंदर, वो मैं दो दो रीजन बता रहा हूँ आपको, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से उठता है या फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा की वजह से होता है? सर फुली डेवलप्ड प्लेसेंटा और Fully developed इसकी वजह से। फीटस, fully यस। developed हाँ placenta. हाँ बिल्कुल करेक्ट। जब नाइन्थ मंथ जब कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि फुल्ली डेवलप फीटस और फुल्ली डेवलप प्लेसेंटा हो जाता है, तो उसकी वजह से जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम नाम देते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। यस सर। क्या बोलते हैं उसे? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इस चीज का इंडिकेशन है कि बच्चे की पूरी ग्रोथ हो चुकी है, प्लेसेंटा की पूरी ग्रोथ हो चुकी है, अब पार्चुराइजेशन का टाइम आ चुका है, यानी कि चाइल्ड बर्थ का टाइम आ चुका है। यस सर। ठीक है, उसके बाद जो यानी कि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ, वो तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन जिसको हमने फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा, वो तो हुआ ड्यू टू फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा की वजह से। और उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। टॉक्सिन। हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? उस स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, यानी कि यस। लेबर पेन को बढ़ा देता है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है लेबर पेन हार्मोन। क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको? यस सर। तो Yes, देखो, sir. तो देखो लिखा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेबर पेन हार्मोन बिकॉज इट स्टिमुलेट स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ को ही पार्चुराइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड इसको क्या बोलते हैं? चाइल्ड बर्थ हार्मोन। चाइल्ड बर्थ हार्मोन क्यों बोलते हैं? देखो बेटा क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस था, याद करो पेल्विक गर्डल में बताया था, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन। यस तो सर। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन के बीच में फाइब्रस कार्टिलेज होता है। क्या होता है? फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज। तो Fibrous ये cartilage. ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? फाइब्रस कार्टिलेज को क्या कर देता है? को क्या कर देता है? डायलेट, मतलब डायलेट कर देता है, यानी कि प्यूबिक सिम्फाइसिस को डायलेट कर देता है। ठीक है, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस को डायलेट कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, चाइल्ड की जो बर्थ है वो इजीली हो जाती है। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में जो फाइब्रस कार्टिलेज है, ये क्या करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन उस फाइब्रस कार्टिलेज की सॉफ्टनिंग कर देता है। क्या कर देता है? सॉफ्टनिंग कर देता है, जिसकी वजह से जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है वो डायलेट हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, और चाइल्ड की बर्थ इजिली हो जाती है। इसीलिए इसको कहा जाता है चाइल्ड बर्थ हार्मोन। नई बात समझ में आई? यस सर। तो देखो ये Yes, लिखा है, sir. ड्यूरिंग बर्थ इट डायलेट प्यूबिक इज सो कॉल्ड चाइल्ड बर्थ हार्मोन, इसीलिए इसको हम चाइल्ड बर्थ हार्मोन कहते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि मिल्क का फॉर्मेशन और सिक्रीशन कौन सा हार्मोन करता है? जल्दी से बताओ। पिटोसिन हार्मोन। सही है? यस। नो सर। तो फिर No, कौन No, करता sir. है? Ejection. formation, फॉर्मेशन formation prolactin और हाँ और इजेक्शन। injection बिल्कुल सही, oxytocin. बिल्कुल ठीक। ये छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ना है, यानी कि मिल्क का फॉर्मेशन और सिक्रीशन कौन सा हार्मोन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। और मिल्क का इजेक्शन कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। कैसे इजेक्शन करता है? ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जो मेमरी ग्लैंड से उनकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा और मिल्क इजेक्ट होके कहाँ चला जाएगा? सकलिंग बेबी के माउथ में चला जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन because it contract muscles of mammary gland and eject milk into the mouth of suckling baby. क्लियर है? तो मुझे लगता है पीट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से आप लोगों को याद हो गई है। ठीक है, यस सर। चलिए अगली ग्लैंड का नाम बेटा क्या है? थायराइड ग्लैंड। हाँ, थायराइड ग्लैंड। अगली ग्लैंड का नाम है आपका थायराइड ग्लैंड। तो देखिए थायराइड ग्लैंड की मैंने स्ट्रक्चर बच्चों को बनवाई है। ठीक है, दिख रही है सबको स्ट्रक्चर? यस सर। ठीक है, हाँ। तो देखो बेटा, थायराइड ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया। और ट्रैकिया के ऊपर जो है एच शेप में है। कैसी शेप में है? जल्दी बोले। एच शेप। एच शेप H में, या shape. दूसरे वर्ड में कह सकते हैं बटरफ्लाई शेप में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और थायराइड ग्लैंड जो होती है बेटा, थायराइड ग्लैंड ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी पीट्यूटरी ग्लैंड है, और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? जल्दी से आंसर दें। थायराइड। थायराइड, थायराइड Thyroid ग्लैंड। gland. और यस। थायराइड ग्लैंड में बेटा दो लोब होते हैं, एक राइट लेटरल लोब होता है, एक लेफ्ट लेटरल लोब होता है। ठीक है, और राइट और लेफ्ट लेटरल लोब को एक बीच में कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है, जिसको हम नाम देते हैं इस्थेमस। क्या बोलते हैं? Isthmus.
Isthmus. Isthmus. ठीक है, तो ये हमें वेंट्रल साइड से देख रहे हैं, जैसे सामने में ये तो मेरे उस पे इस तरीके से ये ग्लैंड दिखाई दे रही है, क्लियर। Yes. लेकिन जब इस ग्लैंड को आप पीछे से देखोगे यानी कि डॉर्सल साइड से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा ये ग्लैंड, देखिए तब इसमें इस तरीके से दिखाई देगी ये ग्लैंड, यानी डॉर्सल साइड है। तो डॉर्सल साइड से देखने पर जो डॉर्सल वॉल होती है थायराइड ग्लैंड की, इसमें येलो कलर की 2 पेयर ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम नाम देते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? Parathyroid gland. Parathyroid पैराथायराइड। gland. Yes. ठीक है, Thyroid तो gland. पैराथायराइड ग्लैंड की पोजीशन कहाँ पर हो गई? ओवर द डॉर्सल वॉल ऑफ थायराइड ग्लैंड। Thyroid gland. Thyroid gland. Yes, sir. ठीक है, हाँ। अब बेटा इन थायराइड ग्लैंड्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, इन थायराइड ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं थायराइड फॉलिकल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? Thyroid follicles. हाँ, तो ये थायराइड फॉलिकल की स्ट्रक्चर है, थायराइड फॉलिकल की स्ट्रक्चर है। देखो बेटा, थायराइड फॉलिकल में 2 टाइप के सेल्स दिखाई दे रही है। देखो 2 कलर की अलग अलग दिख रही हैं, एक रेड कलर वाली दिख रही है जिसको हमने नाम रेड कलर वाली दिख रही है जिनको मैंने नाम दिया प्रिंसिपल सेल। ये प्रिंसिपल सेल्स जो है थायराइड हार्मोन सेक्रेट करती हैं जिसको हम नाम देते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। क्या नाम देते हैं? Thyroxine. Thyroxine hormone. थायरोक्सिन हार्मोन। और यहाँ पे बेटा जो थायरोक्सिन है बेटा, उसकी 2 फॉर्म यहाँ पे मिलती हैं, एक मिलती है T3 फॉर्म, एक मिलती है T4 फॉर्म। T3 फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें थायरोक्सिन हार्मोन अपना फंक्शन करता है, और T4 फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें इसका स्टोरेज होता है। Yes, sir. इसका मतलब थायराइड ग्लैंड के अंदर जो थायरोक्सिन हार्मोन स्टोर हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है? T4 में. T4 फॉर्म में। T4. T4 फॉर्म में। तो जब थायरोक्सिन फंक्शन करता है तो थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? T4 फॉर्म हार्मोन रिलीज होगा। और T4 हार्मोन रिलीज होने के बाद जो किडनी सेल्स हैं, ये लीवर सेल्स हैं, वो T4 फॉर्म को T3 फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं और फिर T3 फॉर्म फंक्शन करता है। Yes, sir. नहीं बात समझ में आई? Yes, sir. आ गई. Correct. Yes, sir. ठीक है, अब होता क्या है, हमने इसको कहा टेट्रा आइडोथायरोनिन। T4 की जो केमिकल नेम है वो है टेट्रा आइडोथायरोनिन, और T3 को बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन। यानी कि इसमें ट्राई आइडो है, यानी कि इसमें 3 आयोडीन पार्टिसिपेट करते हैं बनाने में, और इसको टेट्रा आयोडो बोलते हैं, यानी कि 4 आयोडीन यूज होते हैं T4 बनाने में। बोलो यस या नो? Yes, sir. Yes, तो sir. बेटा तो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होगा वो T4 होगा। तो बेटा लिवर सेल्स और किडनी सेल्स क्या करते हैं? पेरिफेरल टिश्यू बोलते हैं। ये क्या करते हैं? T4 फॉर्म से एक आयोडीन मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं, जिससे वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर T3 जो है बेटा, ये क्या करती है? फिर एक्ट करती है पूरी बॉडी के ऊपर। नहीं बात Yes. समझ में आई आपको? Yes, sir. समझ में आ गई. समझ में आ रही है ना? Yes, sir. दूसरी बात बेटा, इसका मतलब अगर आपसे पूछें कि मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म कौन सी है थायरोक्सिन की, तो आप बोलोगे T3 फॉर्म। और इसका मतलब T3. T4 फॉर्म क्या होती है? लेस रिएक्टिव होती है। ठीक है, तो Yes. जब ये मोर रिएक्टिव है तो ये कैसी फॉर्म हो गई? अनस्टेबल फॉर्म हो गई T3 फॉर्म। जबकि T4 फॉर्म कैसी होती है? स्टेबल फॉर्म होती है। इसीलिए T4 फॉर्म में स्टोरेज होता है और T3 फॉर्म में क्या होता है? फंक्शन होता है। Function. असली- Function. Yes, ठीक है, sir. इसका मतलब मोर पोटेंट फॉर्म कौन सी होगी? T3 फॉर्म। और लेस पोटेंट फॉर्म कौन सी होगी? T4 फॉर्म। T4 form. पोटेंट का मतलब क्या होता है? फंक्शनल। Function. Yes, sir. नहीं समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऐसे Yes, उड़ाओगे sir. क्वेश्चन, ऐसे अगर दिमाग में बैठा लोगे क्वेश्चन, कुछ नहीं है, सारे उड़ा दोगे क्वेश्चन, कुछ नहीं है। सिर्फ आपके दिमाग का खेल है कि आप किस तरीके की प्रैक्टिस करके जाते हो। ठीक है, तो अच्छा, दूसरा बेटा जो सेल होती है, दिस इज कॉल्ड पैराफॉलिकुलर सेल्स। बेटा पैराफॉलिकुलर सेल को हम सी सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी सेल। ठीक है, C cell. सी सेल, पैराफॉलिकुलर सेल, ये इसको कहो सी सेल। ये बेटा यहाँ पे रिलीज करती है कैल्सिटोनिन हार्मोन। और कैल्सिटोनिन हार्मोन का काम क्या होता है? ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करता है। ठीक है, हाँ, तो Yes, sir. इसीलिए इसको कहा जाता है हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। क्या कहते हैं इसको? हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। Hypocalcemic hormone. हाँ, Yes. तो बेटा जो थायरोक्सिन हार्मोन है और कैल्सिटोनिन हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन बीच में, देखो थायराइड फॉलिकल्स के बीच में ल्यूमन होती है। ल्यूमन का मतलब कैविटी, उसके अंदर सेक्रेट हो जाते हैं, और थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन एक साथ मिलके बना देते हैं यहाँ पे थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। क्या बना देते हैं? Thyrocalcitonin. Thyrocalcitonin hormone. हार्मोन। क्लियर है सबको? बोलो। तो हमें यहाँ पे Yes, sir. हमें थायराइड ग्लैंड में 2 हार्मोन पढ़ने हैं, एक पढ़ना है थायरोक्सिन हार्मोन और एक पढ़ना है कैल्सिटोनिन हार्मोन। Sir. हाँ बेटा, बोलो। सर थायरोकैल्सिटोनिन को हम हाइपोकैल्सिमिक को नहीं बोलते सर, नहीं बेटा, दोनों को मिक्स करके बोलते हैं सर। हाँ फिर थायरोग्लोबुलिन किसको बोलते हैं? है
थायरोग्लोबुलिन किसको बोलते हैं सर फिर? बेटा उस चीज को छोड़ दो, वो तुम्हारा चीजें गड़बड़ कर रहे हो तुम, उस चीज को रहने दो, वो कॉन्सेप्ट को छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि बुकों में जो है ना कैल्सिटोनिन को लिखा हुआ है थायरोकैल्सिटोनिन, जो पूछ रहे हो ना वो बुकों में कैल्सिटोनिन के लिए लिखा है, वो गलत लिखा हुआ है, उस तरीके से नहीं। अब थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन पढ़ो केवल, ओके सर। ठीक है। हाँ, जो बुक वाले बात कर रहे हो बुक की कहानी है, वो रियल में कहानी नहीं है, मैनिपुलेट कर रखी है। अगला, तो बेटा अब क्या होता है तो इसका मतलब जो ये 2 सेल्स थी ये किसके अंदर प्रेजेंट है, कौन सी, क्या था ये स्ट्रक्चर, थायराइड फॉलिकल्स, क्या है बेटा ये, थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड यस, फॉलिकल। थायराइड फॉलिकल्स। और ये थायराइड फॉलिकल्स थायराइड ग्लैंड के अंदर एक दूसरे से किसके थ्रू जुड़े होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू जुड़े होते हैं, किसके थ्रू जुड़े होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव हाँ, टिश्यू। हाँ, तो वही लिखा है, दीज फॉलिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। थायराइड ग्लैंड इज ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड विच स्टोर इट्स सेक्रेटरी प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटीज एंड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन आयोडीन मेटाबॉलिज्म। कहने का मतलब क्या है, थायराइड ग्लैंड एक ऐसी ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसके अंदर जो हार्मोन्स है लार्ज क्वांटिटी में स्टोर्ड हो सकता है। नहीं बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए अगला है द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन यानी थायरोक्सिन रिक्वायर आयोडीन। क्लियर, यानी कि देखो बेटा जो थायरोक्सिन हार्मोन, अभी मैं फॉर्मेशन बताऊंगा थायरोक्सिन कैसे बनता है। तो उसमें क्या है कि जब हम थायरोक्सिन का फॉर्मेशन करते हैं यानी कि थायराइड हार्मोन बनाते हैं, तो उसमें 2 चीजें पार्टिसिपेट करती हैं, एक तो करती है टायरोसिन अमाइनो एसिड और दूसरा करता है आयोडीन, ठीक है। तो 2 चीजें पार्टिसिपेट करती हैं, तो वो चीज लिखी है, द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन यानी कि थायरोक्सिन रिक्वायर आयोडीन, these hormone are released under the influence of TSH which is released from anterior pituitary gland। याद करो मैंने आप लोगों को बताया था TSH के बारे में, मैंने कहा था ये TSH जो होती है थायराइड यस सर। स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एडिनो हाइपोफाइसिस और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होके कहाँ आता है, वेन्स में आता है, और वेन्स से कहाँ पहुंचता है, थायराइड ग्लैंड में पहुंचता है। और थायराइड ग्लैंड के अंदर जो थायराइड सेल्स हैं यानी कि प्रिंसिपल सेल्स हैं, ठीक है, उन प्रिंसिपल सेल्स यानी कि थायराइड सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आयोडीन एब्जॉर्ब हो, और आयोडीन ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो थायरोक्सिन ज्यादा बनेगा कम बनेगा, ज्यादा बनेगा। इसीलिए ज्यादा। इसीलिए TSH2 कहा जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नहीं बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है इन थायराइड ग्लैंड 2 टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, टू टाइप की सेल्स मिलती है, प्रिंसिपल सेल जो कि रिलीज करती हैं थायरोक्सिन हार्मोन, सेकंड होती है पैराफोलिकुलर सेल जिनको सी सेल्स भी कहते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है, जो सेक्रेट करती हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो सबसे पहले थायरोक्सिन पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे कैल्सिटोनिन। तो स्टार्ट करते हैं थायरोक्सिन। यस सर। यस सर। हाँ, तो सबसे पहले आता है फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो बेटा एक बात सुनो, जो मैंने नोट्स आपको दिए थे ना इसके एंडोक्राइन सिस्टम की, और जो नोट्स मैंने हैं उनसे मत पढ़ना, इन नोट्स से पढ़ना, क्योंकि इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। ये अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग गया इस बार। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। तो बेटा बेटा थायरोक्सिन हार्मोन बनता कैसे है, तो जो टायरोसिन अमाइनो एसिड होता है ये एक आयोडीन एटम से, मॉलिक्यूल से नहीं, एक आयोडीन एटम से रिएक्शन करके मोनोआइडोथायरोनिन बनाता है, फिर ये आयोडीन से रिएक्शन करता है फिर बनाता है डाई आइडोथायरोनिन, फिर आयोडीन एटम से रिएक्शन करता है बनाता है ट्राई आइडोथायरोनिन, यानी कि उसको बोलते हैं T3 फॉर्म। इसका मतलब ट्राई आइडोथायरोनिन में कितने आयोडीन एटम ने पार्टिसिपेट किया, 3। 3 ने, 3। ठीक है। अब ये जो ट्राई आइडोथायरोनिन होता है बेटा ये अनस्टेबल होता है, और आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जो चीज अनस्टेबल होती है वो मोर रिएक्टिव होती है, यस सर। ठीक है, और मोर फंक्शनल होती है यानी कि मोर पोटेंट होती है। क्लियर। अब क्या होता है, फिर ये आयोडोथायरोनिन जिसको टी स्टेबल फॉर्म है, और जो फॉर्म स्टेबल होती है उस फॉर्म में उसका स्टोरेज होता है, तो वो स्टेबल फॉर्म हमेशा लेस रिएक्टिव होती है, ठीक है। इसका मतलब मेन हार्मोन जो थायरोक्सिन है वो T4 है या T3 है, T4 है। T4 है, यस बिल्कुल सही आंसर, T4 है। मेन हार्मोन जो है थायरोक्सिन है वो T4 है, जिस फॉर्म में उसका स्टोरेज होता है। इसका मतलब थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होगा वो T4 रिलीज होगा, और जब T4 रिलीज हो जाएगा तो ये क्या करेंगी, हिपेटोसाइट सेल्स यानी कि पेरिफेरल टिश्यू की जो सेल्स हैं, जैसे लीवर में सेल्स होती हैं हिपेटोसाइट सेल्स, और किडनी में होती हैं किडनी सेल्स, वो क्या करती हैं T4 से एक आयोडीन एटम को रिमूव कर देती हैं और कन्वर्ट कर देती हैं T3 में। यस सर। अच्छा, और जब वो T3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, फंक्शन करेगा अपना। यस नहीं सर। बस सीख रहे हो ना आप क्वेश्चन को, यस सर। ठीक है।
हाँ, तो ये चीज मैंने जितने भी पॉइंट्स है ये यहाँ पे मैं लिखवाए हैं कि T3 इज मोर एक्टिव एंड सेवरल टाइम मोर पोटेंट देन T4 फ्रॉम थायराइड, मेनली T4 इज सेक्रेटेड। मैंने ये पॉइंट लिखवाया है कि थायराइड ग्लैंड से मेनली T4 फॉर्म रिलीज होती है, ना कि T3 फॉर्म, गलती नहीं करना है। एंड यस सर। कन्वर्ट इनटू T3 फॉर्म इन पेरिफेरल टिश्यू लाइक लीवर। उसको T3 फॉर्म में कौन कन्वर्ट कर देता है? टिश्यू करते हैं लीवर, जैसे किडनी। आगे भी लिखा हुआ है पॉइंट। T4 कंटेन 4 एटम ऑफ आयोडीन एंड T3 कंटेन 3 एटम ऑफ आयोडीन। T3 इज सेक्रेट इन स्मॉल अमाउंट। T3 हमेशा स्मॉल अमाउंट पर रिलीज होता है, T4 फॉर्म ज्यादा अमाउंट पर रिलीज होती है। T4 इज कन्वर्टेड टू T3 बाय रिमूवल ऑफ 1 आयोडीन एटम, ये मॉलिक्यूल लिख दिया गलती से, आयोडीन एटम इन लीवर, किडनी एंड सम अदर टिश्यूज। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। चलिए, अब आता है फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के फंक्शंस क्या है? मैंने सारे फंक्शंस यहाँ लिखाए हैं बेटा। थायरोक्सिन हार्मोन का पहला फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो मेटाबॉलिज्म करता है वो कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन। इसीलिए हमारी अब जब मेटाबॉलिज्म होगा तो मेटाबॉलिज्म में क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। और जब हीट प्रोड्यूस होगी तो हमारी बॉडी गर्म हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कैलोरीजेनिक इफेक्ट। इसका मतलब थायरोक्सिन हार्मोन का सेकंड फंक्शन क्या है? इट प्रोड्यूस कैलोरीजेनिक इफेक्ट। बोलो। यस सर। तीसरा Yes, sir. फंक्शन क्या है? ये हमारी बॉडी के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। ठीक है। यस पीएमआर। चौथा फंक्शन क्या है? थायराइड ग्लैंड की वजह से हमारे दिमाग की ग्रोथ, यानी कि मेंटल ग्रोथ होती है और फिजिकल ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ होती है। तो देखो लिखा हुआ है, दे कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट एंड हेंस रेगुलेट ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू। सेकंड फंक्शन, दिस हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बीएमआर, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। थर्ड फंक्शन, थायराइड हार्मोन ग्रेटली इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी एंड एनहांस हीट प्रोडक्शन, यानी कि कैलोरीजेनिक इफेक्ट एंड मेंटेन बीएमआर। फोर्थ फंक्शन, थायराइड ग्लैंड आल्सो प्रमोट ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू लाइक फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। मैंने कहा था ना, फिजिकल मतलब बॉडी की ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ यानी कि दिमाग की ग्रोथ करता है। यस सर। चलिए, अगला फंक्शन क्या है बेटा? आप लोगों ने एम्फीबिया पढ़ा होगा, एम्फीबियन। एम्फीबियन में एक एग्जांपल आता है फ्रॉग। तो बेटा फ्रॉग Yes. के जो लोग हैं टैटू लार्वा, तो बेटा क्या होता है? लार्वा का एडल्ट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस। क्या Met- कहलाता है? मेटम। मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। Metamorphosis. तो ये यस। मेटामॉर्फोसिस कौन कराता है? थायरोक्सिन हार्मोन कराता है। यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है। अगर थायरोक्सिन की कमी हो गई तो लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, लार्वल फॉर्म में रह जाता है। यस सर। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस स्टिमुलेट टिश्यू डिफरेंशिएशन बिकॉज ऑफ दिस एक्शन दे प्रमोट मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल इनटू एडल्ट फ्रॉग। ठीक है। अच्छा, Yes. दूसरा और क्या फंक्शन होता है थायरोक्सिन का? बेटा देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एडिनेलिन और नॉन एडिनेलिन हार्मोन सेक्रेट होता है। तो ये क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन इन हार्मोन को सेक्रेट कराने में भी हेल्प करता है। तो देखो लिखा है, इट एनहांस सम एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक एडिनेलिन एंड नॉन एडिनेलिन हार्मोन। और क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। तो देखो लिखा हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायरोक्सिन हार्मोन। प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। तो देखो लिखा, दे सपोर्ट एरिथ्रोपोइसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी सेल्स। तो ये सारे ही फंक्शन किसके थे बेटा? जल्दी बताओ। थायरोक्सिन हार्मोन। Thyroxine hormone. हाँ, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन। तो अगर बेटा थायरोक्सिन हार्मोन नॉर्मल बॉडी के अंदर सेक्रेट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बॉडी बैलेंस बनी रहेगी। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन कम सेक्रेट होगा या ज्यादा सेक्रेट होगा तो क्या डेवलप हो जाएंगी? डिसीज डेवलप हो जाएंगी, बीमारियां डेवलप हो जाएंगी। तो Yes. सबसे पहले अगर हाइपोसिक्रीशन थायरोक्सिन का होता है तो कौन कौन सी बीमारियां डेवलप होंगी? बीमारी डेवलप होंगी। तो सबसे पहले है हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। तो हाइपोसिक्रीशन का मीनिंग क्या है? लेस सिक्रीशन, मोर सिक्रीशन? Less. लेस सिक्रीशन, Less. यानी कि हमारी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन कम लेस सेक्रेट हो सिक्रेशन। रहा है। तो कम सेक्रेट होगा तो कौन कौन सी बीमारी होगी? तो सबसे पहले हो जाता है, सबसे बीमारी का नाम है गोइटर, सिंपल गोइटर। सिंपल गोइटर, मेरी बात को समझ लेना, मैं पहले फोटो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। बताइए, दिख रही है? ऐसे कभी आपने देखा है किसी गर्दन में गांठ सी बन जाती है, गांठ है, सूज जाता है? यस सर। ठीक है। तो बेटा होता क्या है, जैसे
इसको बोलते हैं सिंपल गॉइटर। ये सिंपल गॉइटर क्यों होता है बेटा, सुनिए। जब जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपको पता है थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए कौन सा आयन चाहिए, आयोडीन आइटम चाहिए। अब क्या होता है कि अगर जहाँ पर जो लोग आयोडीन डाइट में कम लेते हैं, तो आयोडीन कम लेने की वजह से उनकी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन कम बनेगा। तो थायरोक्सिन कम बनने की वजह से क्या करता है, थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है। देखो ये नॉर्मल थायराइड ग्लैंड है, ये एनलार्ज हो गई, थायराइड ग्लैंड बढ़ गई। थायराइड ग्लैंड एनलार्ज होने की वजह से गर्दन में क्या आ जाती है, सूजन सी आ जाती है। दिस इज कॉल्ड गॉइटर। नहीं समझ में आई बात? यस सर, क्लियर। Yes, sir. क्लियर है ना? देखिए ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। देखो लिखा है आयोडीन इज एसेंशियल फॉर थायरोक्सिन हार्मोन सिंथेसिस, सो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट causes enlargement of thyroid gland called simple goiter। क्लियर? चलिए, सेकंड बीमारी का नाम है बेटा क्रिटेनिज्म। क्या नाम है सेकंड बीमारी का? क्रिटेनिज्म। Cretinism. क्रिटेनिज्म। बेटा खास बात सुनिए, देखिए क्या होता है, दो तरीके से टीएसएच का लेवल कम हो सकता है, टीएसएच कह रहा हूँ सॉरी, थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो सकता है, एक बचपन में और एक एडल्ट में। ठीक है? अगर बचपन से ही थायरोक्सिन हार्मोन कम सेक्रेट होता है तो हो जाता है क्रिटेनिज्म। और अगर एडल्ट एज में थायरोक्सिन का हार्मोन सिक्रीशन कम होता है तो हो जाता है मिक्सिडीमा। तो मिक्सिडीमा होता है एडल्ट के अंदर, और क्रेटिनिज्म किस में होता है बेटा, जल्दी से बताओ। चाइल्ड्स में। हाँ, चाइल्ड में। यानी कि ये चाइल्ड, तो इसमें लिखा है फेलियर ऑफ थायराइड सिक्रीशन फ्रॉम चाइल्डहुड और इन्फेंसी। इन्फेंसी बोलते हैं न्यूबॉर्न को। तो अगर हाँ, तो बच्चे का जन्म होते ही या तो थायरोक्सिन हार्मोन कम बन रहा हो, या जन्म के बाद उसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन कम बने, तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्रेटिनिज्म हो जाता है। तो कौन कौन से सिम्टम्स आ जाते हैं क्रेटिनिज्म में? स्लो बॉडी ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, एंड मेंटल ग्रोथ डेवलपमेंट, और दिमाग की ग्रोथ भी बहुत कम हो जाती है। रिड्यूस मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाता है। चाइल्ड रिमेन फिजिकली स्टंटेड, चाइल्ड की जो लंबाई है वो कम हो जाती है, एंड मेंटली रिटार्ड, और वो दिमाग से कमजोर हो जाता है। तो याद करो, ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से जो बच्चा था वो मिडगट बन रहा था, याद है, ड्वार्फ। यस सर। यहाँ Yes, पे sir. भी ग्रोथ हार्मोन की वजह से ड्वार्फ बनेगा, लेकिन दोनों ड्वार्फ में क्या डिफरेंस रहेगा, वहां पे जो ड्वार्फ था वो नॉर्मल था, उसके मेंटली वो नॉर्मल था, हाँ इंटेलिजेंट था। मेंटली। लेकिन ये क्या हो जाते हैं, ये मेंटली रिटार्ड भी हो जाते हैं। यस कैसे? सर। क्लियर है? डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस चलिए, सर। Yes, और sir. क्या, और क्या क्या सिम्टम आते हैं? लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इसीलिए चूंकि इनकी मेंटल ग्रोथ कम हो जाती है तो इनका इंटेलिजेंट बिहेवियर भी कम हो जाता है। डीप म्यूटिज्म, ना ना तो ये सही से सुन पाते हैं और ना ही ये बोल पाते हैं। नो हियरिंग नो टॉकिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डीप म्यूटिज्म। और क्या हो जाता है बेटा इसमें? लो बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। लो ब्लड वॉल्यूम, बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। हार्ट रेट कम हो जाता है। पोर्ट बेली स्टोमक, गेंद जैसा पेट हो जाता है आगे से। कैसा पेट हो जाता है, गेंद की तरह गोल हो जाता है पेट। पीजन शेप चेस्ट हो जाता है। पीजन शेप चेस्ट मतलब समझे, चेस्ट थोड़ी उभरी हुई रहती है आगे की तरफ, यू नो आप क्या? यस सर। मैं आपको पीजन शेप दिखाता हूँ चेस्ट। ये देखिए, उभरा हुआ दिख रहा है आगे का हिस्सा। यस सर। दैट इज कॉल्ड पिजन शेप चेस्ट। अगर आप नॉर्मल चेस्ट देखते हो तो इस तरीके से होती है नॉर्मल चेस्ट। पिजन शेप्ड इस तरीके से चेस्ट हो जाती है, आगे उब जाती है। क्लियर है सबको? ऐसी चेस्ट हो जाती है। यस सर। ठीक है, पिजन शेप चेस्ट एंड प्रोट्रूडिंग टंग, और टंग बाहर की तरफ आ जाती है। ठीक है, टंग बाहर की तरफ आ जाती है, कैसे ये भी देखिए आप। क्रिएटिनिज्म दिखा देता हूँ मैं आपको कैसा होता है पेशेंट देखने में, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। दिख रहा है पेशेंट क्रिएटिनिज्म वाला? यस सर। देखो उसकी टंग हमेशा बाहर निकली रहती है, प्रोट्रूडिंग टंग। क्या बोलते हैं इसे? प्रोट्रूडिंग टंग। हाँ,
ठीक है, प्रोट्रूडिंग टंग। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. प्रोट्रूडिंग टंग रहता है। लो ब्लड शुगर लेवल बहुत बॉडी का कम रहता है। हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है इनके अंदर। एंड लो रेजिस्टेंस टू डिसीज, यानी कि डिसीज के अगेंस्ट इनके अंदर लो रेजिस्टेंस होती है, यानी कि इम्यूनिटी लो होती है, इनकी बीमारियां जल्दी लग जाती हैं। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स किसके थे बेटा? क्रिटिनिज्म के। किसके थे? क्रिएटिनिज्म। Cretinism. अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। क्रिटिनिज्म किसकी वजह से हो रहा है? डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से। अगर हमें इसे अर्ली स्टेज में हमें डायग्नोस कर लें हम इस बात को, तो हम सर्टेन केसेस में क्या कर सकते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन देने से ये बीमारी को रोक सकते हैं। यस सर। तो वही लिखा है यहाँ पर, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मे बी रीस्टोर्ड इन सर्टेन केसेस, हर केस में नहीं, सर्टेन केसेस, इफ गिवन अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। यदि हम शुरुआत में ही उसे अर्ली स्टेज में ही क्या देने लगे, उसकी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन एडमिनिस्ट्रेट करने लगे, डालना शुरू कर दें, तो वो उसकी ग्रो क्या हो जाएगा? वो नॉर्मल हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई? Yes, sir. सर प्लीज। ठीक है। क्रिटिनिज्म, ये तो क्रिटिनिज्म हुआ था आफ्टर बर्थ, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक मिनट बेटा, एक मिनट जरा। हाँ बच्चों, समझ में आई ये बात? तो ये जो क्रिटिनिज्म हुआ था, ये आफ्टर बर्थ हुआ था। कब हुआ था? आफ्टर आफ्टर बर्थ। After लेकिन birth. कभी कभी क्या होता है, जो क्रिटिनिज्म होता है प्रेगनेंसी पीरियड में भी हो सकता है। जैसे फीमेल प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के टाइम पे थायरोक्सिन की कमी हो सकती है, जिससे बच्चे के अंदर क्या हो जाता है? क्रिटिनिज्म डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा बच्चा का जब जन्म होता है, तो जन्म के साथ ही उसके अंदर जॉइंटिस रह सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, लेथार्जी। तो वही चीज यहाँ लिखी है, समटाइम क्रिटिनिज्म अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, समटाइम क्रिटिनिज्म अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच कॉजेज न्यूनेटल जॉइंटिस। न्यूनेटल जॉइंटिस का मतलब क्या होता है? न्यूनेटल का मतलब क्या होता है? बाई बर्थ, यानी कि बर्थ के साथ ही जॉइंटिस हो जाएगा उसे, बच्चे को। यस सर। कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाएगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत आएंगी, लिथार्जिक, बहुत सुस्त बच्चा होगा, एटसेट्रा इन न्यूबॉर्न। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। अरे जवानों, बोलो कुछ कॉन्फिडेंस से तो Yes, बोलो। sir. सोते रहोगे? ब्रेकफास्ट कर रहे हो तुम लोग तो? हमने यहाँ यस ब्रेकफास्ट नहीं सर। किया, तुम कैसे ब्रेकफास्ट कर सकते हो? Yes, sir. ना मैं खुद खाऊंगा ब्रेकफास्ट, ना तुम्हें खाने दूंगा। सर नारा बदल सर दिया नहीं आपने। हाँ, नारा बदलना पड़ता है बेटा। ठीक है, हाँ। अच्छा, मैं भूखा बैठा हूँ, मैं तुम्हें कैसे खाने दूंगा भाई? ये तो गलत बात सर है। नहीं सर, हमने पहले ही कर लिया। हम खा चुके हैं। तो बेटा तुम हमें कब समझ रहे हो? हम आपसे पहले करके आए हैं नाश्ता। बेटा गुरु गुरु रहता है। सर धोखा देते हैं। सर हाँ पूरा डायलॉग बोला है, ये क्यों भूल जाते हो? गुरु गुरु रहता है। हाँ। नहीं, लेकिन एक डायलॉग और भी है ना वो कि क्या वो बोलते हैं कि वो आ, गुरु गुरु गुड़ बन गया, चेला सर चीनी बन गुरु गया। भी कभी स्टूडेंट होता है सर। हाँ, गुरु स्टूडेंट जरूर होते हैं बेटा, सबके गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं, तुम्हारे भी गुरु हैं। फिर आगे चल के तुम किसी और के गुरु बन जाओगे। ये तो एक चेन है बेटा, लाइफ की चलती रहती है। पहले हम भी आप ही की तरह थे, जैसे हम सोचते थे हम भी मस्ती करना, घूमना, मस्ती करना, ये सब चीज़ सबकी लाइफ में हुआ है, हमारे लाइफ में भी है, उस समय था। लेकिन धीरे धीरे हम मैच्योर हो गए, फिर हमें लाइफ का पार्ट पता समझ में आया कि लाइफ की सच्चाई क्या है। क्योंकि एक्चुअल में सच्चाई आपकी एज में पता ही नहीं लगती, मुझे भी नहीं पता थी। क्योंकि इस एज में ना अलग तरीके के हार्मोन होते हैं, अलग तरीके की दुनिया होती है, कोई टेंशन तो होती नहीं, मस्त मोला लाइफ होती है, तो महसूस ही नहीं होता जिम्मेदारियों का। सर जिम आप हमसे पूछ के देखो, टेंशन। बेटा Yes, sir. हमसे बेटा बेटा पूछो। सीरियसली सीरियसली मैं बताऊं, इस टेंशन का मजा एक अलग है, और लाइफ की जो टेंशन होती है उसका टेंशन वो एक अलग है, उससे अच्छी ये टेंशन है।
इसमें आदमी आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, करियर के बारे में सोच रहा है, बेशक टेंशन है, लेकिन आप लिटरली इस बात को सोच लो कि जब आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर जाओगे, जैसे मौलाना आजाद में, एम्स में, या किसी अच्छे रोहतक के पीजीआई में, कोई बहुत अच्छे आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे, तो जब फर्स्ट डे वहां जाओगे ना, जब व्हाइट कलर का एप्रन पहन के जाओगे, स्टेथोस्कोप डाल के जाओगे, और एक बाहर आदमी खड़ा होकर आपको डॉक्टर कहेगा, तो आप जो फील करोगे ना, वो एक अलग महसूस होती है, ऐसा लगता है ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एक मजा, एक अलग ही फील आती है। इसीलिए सर इतना ठीक वो है ना? कर रहे हैं, वरना ठीक और कह रहे हैं आप। हाँ, तो उसका एक मजा अलग है। फिर एक हॉस्टल लाइफ होती है, हॉस्टल लाइफ में सारे लड़के बैठे हैं, सारी लड़कियां बैठी हैं, मस्ती अपने चल रही हैं, बातें फेंक, वो फेंक रहा है लंबी लंबी, वो भी उससे बड़ी बड़ी फेंक रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और पता है कि सब झूठ है, लेकिन मजे आ रहे हैं, हंस रहे हैं सब लोग। ठीक है? यस सर। ठीक है ना? उसका एक मजा अलग है, एग्जाम का टाइम का मजा अलग है। तो हर चीज का, हर लाइफ में हर चीज का मजा लेना चाहिए इंसान को, और जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी चाहता है वो लाइफ में, उस हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। अगर सपना है एक अच्छे मेडिकल कॉलेज का, तो उसके हिसाब से मेहनत भी करनी चाहिए। ये नहीं कि सपना तो देख लिया और मेहनत करनी रहे, तो फिर वो हकीकत में बदलेगा ही नहीं, वो तो टूटेगा ही टूटेगा ना। यस सर। यस इसीलिए सर। इसीलिए मैं कहता हूँ, या तो सपना देखो मत, मेरा तो नारा अलग है, या तो सपना देखो मत, जो चल रहा है चलने दो, और अगर सपना देखो तो फिर पीछे मुड़ के मत देखो, फिर उसे हकीकत में ही बदल दो, वो सपना नहीं रहना चाहिए। अगर यस सर। आपने अगर आपने सोचा है कि मुझे नीट में सिलेक्शन लेना है, मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो फिर पीछे मुड़ के मत देखो यार क्या हुआ, मेरे मार्क्स कम थे 12th में, 10th में कम थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ एक साल, ये सब भूल जाओ। सिर्फ एक ही चीज को फोकस करो, नीट, और किसी भी हाल में मुझे सिलेक्शन चाहिए, बस। अगर आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगी, तो 101% आप उसको क्रैक कर दोगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है ना? ये सब कहने वाली बातें हैं। आप चाहो तो दुनिया को कोई भी काम कर सकते हो, इंसान एक ऐसी चीज है जो कोई भी कुछ भी कर सकता है। हौसला तो आज इंसान को कहीं भी पहुंचा देता है। आप देखो, एक एक हमारे यहाँ पेशेंट आई थी, उसके दोनों पैर नहीं थे, दोनों पैर कटे हुए थे उसके। ठीक है? ठीक है? एक पेशेंट, यस। और हाँ, और वो पेशेंट को आप लोग भी जानते हो, और उसने एवरेस्ट की चोटी को छुआ है। यस सर। ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, उसने एवरेस्ट की चोटी को छुआ है। एक आदमी जिसके दोनों पैर कटे हुए हैं, वो एक रोड पे नहीं चल सकता नॉर्मल, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके नहीं जा सकता। उस इंसान ने एवरेस्ट छू दी, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और एक बार नहीं 2 बार छू दी। हौसले ने ना, यस सोच। सर। ठीक है? एक एक आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं थे, दोनों हाथ कटे हुए थे। ठीक है? उस आदमी ने समुद्र को एक जगह से दूसरी तरफ पार कर दिया, बिना हाथ के, हौसले से, केवल पैर से तैर गया वो। बेटा, हौसला एक ऐसी चीज है, इंसान को कुछ भी करा सकती है। लेकिन जिस इंसान के अंदर हौसला उठे, गिर जाए, फिर उसे मोटिवेशन की जरूरत पड़े, तो वो तो कुछ नहीं कर पाता। अपने आप को खुद ही जगाओ। ठीक है? यस। तभी आप एक इतिहास रच पाओगे, और दुनिया की भीड़ से हटकर चलोगे तो अपनी एक नई पहचान बनाओगे। दुनिया की भीड़ में चलोगे तो पहचान नहीं बनेगी, भीड़ में रह जाओगे। अगर आपको कुछ नया करना है, इतिहास रचना है, समाज में नाम रख करना है, अपने पेरेंट्स का नाम करना है, फैमिली में नाम कमाना है, तो आपको दुनिया से हट के चलना पड़ेगा। आपको मेहनत अलग तरीके से करनी पड़ेगी, एक डायरेक्शन में करनी पड़ेगी, तभी आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव होगा। और जब बड़ा अचीवमेंट मिलता है ना, और जब आपके चारों तरफ लोग ये कहते हैं, आपने कैसे निकाला, आप कैसे पढ़ते थे, हमारे बच्चों को भी गाइड कर दो। ठीक है? जब आपके पेरेंट्स फक्र फील करते हैं, उस समय जो आपको फील होगा ना, आपके पेरेंट्स की आंखों में जो चमक दिखेगी आपके लिए, जो रेस्पेक्ट दिखेगी, जो जो पेरेंट्स को जब बोलेंगे कि आपकी लड़की ने सिलेक्शन निकाला है, अच्छा लड़के ने सिलेक्शन निकाला है, डॉक्टर है आपकी, तब आपको जो फील होगा ना, वो दुनिया की सबसे अच्छी चीज फील होगी। ऐसा फील आपने जिंदगी भर नहीं किया होगा। यस सर। ठीक है? पेरेंट्स को गिफ्ट देने का टाइम सिर्फ ये है, इससे बड़ा गिफ्ट पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं हो सकता। ठीक है? करेक्ट सर। ठीक है? यस तो सर। ये, अगर आपने ये गिफ्ट दे दिया, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी आपके लिए किया है, मम्मी सुबह उठ के
तुम्हारे उठने से पहले खाना बनाना, ब्रेकफास्ट बनना, ये तुम्हें स्कूल भेजना, शाम को पापा पैसा कमा के लाना, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करना। तुम अपने पापा से कहती हो पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे, और वो कहते हैं हाँ हाँ बेटा ले लो ले लो, चाहे जेब में पैसे हैं या नहीं है, चाहे कितनी मेहनत से वो पैसा कमा के ला रहे हैं, हर चीज पूरी कर रहे हैं। उन्होंने तुमने कहा कि मुझे आकाश में तैयारी करनी, हाँ हाँ कर लो बेटा कर लो, हर चीज तुम्हारे लिए करते जा रहे हैं तुम्हारे पेरेंट्स, ठीक है। बदले बदले में उन्होंने कुछ मांगा? आज तक कुछ भी नहीं मांगा। एक, और तुम जिंदगी भर उन्हें कुछ नहीं दे पाओगे, सिर्फ एक ये पल आपको ऐसा मिल रहा है जो आप उनको खुशी दे सकते हो, और ये सबसे बड़ा गिफ्ट उनकी लाइफ का होगा, वो है डॉक्टर बनकर दिखाओ उनको, ठीक है। यस हाँ, दुनिया की भीड़ सो रही है, दुनिया की भीड़ खाना खा रही है, दुनिया की भीड़ टाइम खराब कर रही है, दुनिया की भीड़ व्हाट्सएप फेसबुक पे टाइम खराब कर रही है, यूट्यूब पे। तुम दुनिया की भीड़ से हट कर चलो, तुम सब चीज छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। देखो सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। अरे इतिहास लिख दोगे बेटा, इतिहास, लेकिन दिमाग का मजबूत, मैंने हमेशा एक बात कहता हूँ, सिलेक्शन लेने के लिए, कामयाब होने के लिए होशियार होना जरूरी नहीं है, साइकोलॉजी का ठीक होना जरूरी है। अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक है, आपका एटमॉस्फेयर ठीक है, और आपकी मेहनत लगातार है, रेगुलर है, अरे 100% क्रैक कर दोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। यस सर। यस सर। चलिए, अगली बीमारी का नाम है मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा जो होती है बेटा एडल्ट्स में होती है। जब एडल्ट के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सी डिसीज हो जाती है, जल्दी बताएं। Myxedema. मिक्सिडीमा। मिक्सिडेमा। हाँ, तो लिखा है डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस मिक्सिडीमा इन एडल्ट्स। तो इसके सिम्टम्स जस्ट लाइक क्रेटिनिज्म ही होते हैं, ठीक है। और कुछ सिम्टम इसमें डिफरेंट होते हैं, जैसे पहला सिम्टम है पफी अपीयरेंस। पफी अपीयरेंस क्या होता है, आंखों के नीचे सूजन सी रहती है। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से, आपको देख के पता लगेगा। ये देखिए, आंखों के नीचे पफीनेस दिखाई दे रही होगी आपको, यस सर। सर। Yes, sir. दिख रही है सूजन सी आंखों के नीचे, यस सर। ठीक है। दिस इज कॉल्ड पफनेस, पफीनेस। अरे क्लियर है। यस सर। लैक अलर्टनेस, बहुत सुस्त रहता है वो इंसान। लैक इंटेलिजेंस, बहुत, वो बिल्कुल होशियार नहीं होता। लो मेटाबॉलिक रेट, लो हार्ट रेट, लो ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर फीमेल है तो उसकी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। रिप्रोडक्टिव फेलियर, रिप्रोडक्टिव फेलियर का मतलब मेल के अंदर स्पर्म नहीं बनेंगे, फीमेल के अंदर ओवम नहीं बनेंगे। तो ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं मिक्सिडीमा में। नहीं समझ में आई आपको? Yes, sir. यस सर। चलिए, अगली अगली जो लास्ट बीमारी है हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन की वजह से, दैट इज कॉल्ड हाशिमोटो डिसीज। बेटा ये हाशिमोटो डिसीज आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन आ चुका है। हाशिमोटो डिसीज जो है बेटा ऑटो इम्यून डिसीज है। अब मैं क्वेश्चन एक पूछता हूँ, बताइए व्हाट इज ऑटो इम्यून डिसीज। मैं बताता हूँ ऑटो इम्यून डिसीज क्या होती है। क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं, और एंटीबॉडीज अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया आ जाए तो एंटीबॉडीज उसके ऊपर अटैक करके उसको किल कर देती हैं, और हमारी बॉडी को डिसीज से और इन्फेक्शन से बचाती हैं। दिस इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। यस सर। लेकिन Correct. कभी Yes, कभी sir. कभी क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज जो होती हैं हमारी बॉडी की सेल्स को ही फॉरेन बॉडी समझ लेती हैं, और उनके ऊपर अटैक करके उनको ही डिजनरेट कर देती हैं। उसको कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसीज, ठीक है। तो Yes, sir. हाशिमोटो डिसीज को हमने ऑटो इम्यून डिसीज क्यों कहा, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज क्या करती हैं, हमारी थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक कर देती हैं, और थायराइड ग्लैंड को डिजनरेट कर देती हैं, जिसको नाम देते हैं सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, और इस बीमारी को बोलते हैं हाशिमोटो डिसीज। तो देखो लिखा है, इन दिस डिसीज एंटीबॉडीज डिजनरेट थायराइड ग्लैंड, सो कॉल्ड सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. चलिए, अगली बीमारी का नाम है अगला है हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। अगर थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा अमाउंट पर रिलीज हो रहा है तो क्या होता है। तो पहली बीमारी होती है एक्सोप्थेल्मिक डिसीज, जिसको बोलते हैं ग्रेवीज डिसीज। क्या बोलते हैं? ग्रेवीज डिसीज। Graves disease. या एक्सोप्थेल्मिक डिसीज। देखो बेटा, एक्सोप्थेल्मिक डिसीज में क्या होती है, आंखें थोड़ी सी बाहर आ जाती हैं। कैसे, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आदमी घूर रहा है क्या आपको? लग बोलो। तो ऐसे ही रहे। ये घूर नहीं रहा है। एक्चुअली क्या हुआ है कि इसकी जो आई बॉल है, इसकी आई बॉल के नीचे फैटी टिश्यू का डिपोजिशन हो गया है हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन की वजह से।
यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा सेक्रेट होने की वजह से आई बॉल के नीचे फैटी टिश्यू ज्यादा डिपॉजिट हो गए हैं। तो जब फैटी टिश्यू डिपॉजिट हो जाएंगे तो आई बॉल पे प्रेशर डालेंगे, जिसकी वजह से आई बॉल बाहर की तरफ आ जाएंगी, यानी कि प्रोट्रूड आउट हो जाएंगी। इसको कहा जाता है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। नहीं बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो वो चीज लिखी है, ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन फैट डिपोजिशन अकर बिलो द आई बॉल, सो बल्जिंग ऑफ आई बॉल अकर, आई बॉल बल्ज हो जाती है, आगे की तरफ आ जाती है, कॉल्ड एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। क्लियर है सब लोगों को? Yes, सर sir. ये भी ऑटोइम्यून डिजीज होती है? यस सर। नहीं क्या चीज, हाँ ये भी ऑटो इम्यून डिसीज है। ठीक है, और सिम्टम क्या है बेटा? हाई मेटाबॉलिक रेट रहता है इसमें, राइज इन ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, नर्वसनेस रहती है इस ऐसे पेशेंट को, इरेटिबिलिटी का मतलब चिड़चिड़ापन रहता है, ट्रीमर्स, शेकिंग ऑफ हैंड्स, जो हाथ पैर हैं वो हिलते रहते हैं, रेस्टलेसनेस, बेचैनी सी रहती है, एंड इट अकर मोर ऑफन इन फीमेल्स, और ज्यादातर ये फीमेल्स में होती है। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। Yes, अगला sir. अगला आता है थायराइड एडिनोमा। जहां भी बेटा एडिनोमा, कार्सिनोमा, लिम्फोमा, पेपिलोमा ये सब वर्ड आते हैं, डेट इज कॉल्ड कैंसर, कैंसर इन थायराइड ग्लैंड। तो बेटा अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर कैंसर हो गया या ट्यूमर हो गया तो इसका मतलब क्या है? इरेगुलरली इंक्रीज इन सेल्स, यानी कि सेल्स का नंबर क्या हो गया? इरेगुलरली इंक्रीज हो गया। तो जब सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो हार्मोन ज्यादा सेक्रेट होगा, कम सेक्रेट होगा? ज्यादा। ज्यादा। तो ये एक ग्लैंड का मेन कॉज है कि जिस ग्लैंड के अंदर ट्यूमर हो जाए या कैंसर हो जाए तो हमेशा हाइपर सिक्रीशन होता है। यस सर। क्लियर सब लोगों को? हाँ Irregular. इरेगुलर। हाँ चलिए, सेकंड हार्मोन थायराइड ग्लैंड का कौन सा था बेटा? कैल्सिटोनिन। हाँ कैल्सिटोनिन हार्मोन। देखो बेटा कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है बेटा? कैल्सिटोनिन कहाँ से सेक्रेट होता है? मैंने आपको बताया था पैराफोलिकुलर और सी सेल्स से सेक्रेट होता है। कहाँ से सेक्रेट होता है? सी सेल से या पैराफोलिकुलर सेल से? Parafollicular और C cells. से सेक्रेट होता है थायराइड फॉलिकल से। और इसका काम क्या होता है मैंने बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को लिखवाया है। देखो ये क्या करता है, जो बॉडी फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड मतलब ब्लड, ठीक है, उसके अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करता है। तो जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो उसको कहा जाता है हाइपोकैल्सीमिया। क्या कहते हैं? हाइपोकैल्सीमिया। Hypocalcemia. हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, तो Yes. हाँ अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कैल्शियम को कम कैसे कर देता है? ये बहुत खास बात हो गई कि कैल्शियम के लेवल को कम कैसे करता है। तो ये क्या करता है, जो कैल्शियम और फॉस्फेट है उसको बोन के अंदर डिपोजिशन करा देता है, यानी कि बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन बोन्स, यानी कि बोन्स के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट का डिपोजिशन करा देगा। तो जब बोन के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट का डिपोजिशन करा देगा तो बोन का फॉर्मेशन होगा या डिसोल्यूशन होगा, डिजनरेशन होगा? Formation. फॉर्मेशन होगा, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट की तो बोन बनी होती है, तो यानी Yes. कि बोन फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब ये ऑस्टियोब्लास्टिक एक्शन को बढ़ा देता है। और चूंकि कैल्शियम और फॉस्फेट क्या है? मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स का डिपोजिशन करा रहा है, इसका मतलब मिनरलाइजेशन करा रहा है। यस सर। ठीक है, तो यानी कि Yes, sir. बोन फॉर्मेशन, हाँ ठीक है, तो इस वजह से क्या करता है, ये कैल्शियम के लेवल को क्या कर देता है? ब्लड के अंदर कम कर देता है। और इसीलिए कैल्सिटोनिन को कहा जाता है हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। क्या कहते हैं? हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन। Hypocalcemic hormone. हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। यस सर। क्लियर? तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखवाया है, इसके फंक्शंस में डाल दिया है ये पॉइंट। ठीक है, कि इट इज इन्वॉल्व इन कैल्शियम होम्योस्टासिस। होम्योस्टासिस का मतलब क्या होता है? एक तरह से रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम होम्योस्टासिस, बिकॉज it decrease Ca+2 and FeO4-2 in the body fluid by deposition in bones, so called hypocalcemic and hypophosphatemic hormone। क्लियर है? क्योंकि फॉस्फेट को भी तो कम कर रहा है। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अच्छा, जो पैराथायराइड ग्लैंड है बेटा वो पैराथार्मोन रिलीज करती है, और पैराथार्मोन क्या करता है? इसके एंटागोनिस्टिक होता है, अपोजिट होता है, वो कैल्शियम लेवल को ब्लड में बढ़ा देता है। ओके सर। ठीक है, Yes, sir. तो पैराथार्मोन कैल्शियम को कैसे बढ़ाएगा ब्लड के अंदर? जो बोन के अंदर डिपोजिट कैल्शियम था उसको बाहर निकाल देगा और ब्लड में पहुंचा देगा, उल्टा कर देगा। यस सर। समझ में आ रहा है सबके? नहीं आ रहा है? यस Yes, सर। sir. तो लिखा है बोथ पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ Ca+2 आयन इन ब्लड प्लाज्मा। अगला है कैल्सिटोनिन इज ए प्रोटीनेशियस इन नेचर। प्रोटीनेशियस मतलब प्रोटीन का बना होता है। तो बताओ बेटा, Yes. थायराइड ग्लैंड आपको अच्छे से समझ में आई सब लोगों को? यस सर। कहीं Yes, कोई sir. दिक्कत?
ठीक है। चलिए अगली ग्लैंड का नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। तो याद करो पैराथायराइड ग्लैंड की पोजीशन मैंने कहाँ बताई थी, ऑन डोर्सल वॉल ऑफ थायराइड ग्लैंड। डोर्सल साइड, Thyroid Dorsal gland. wall of हाँ thyroid. तो देखो लिखा है दीज आर प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड यानी कि डोर्सल साइड। 4 पैराथायराइड ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ 2 लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। भाई थायराइड ग्लैंड के 2 लोब थे, एक लोब पे 2 थी और एक लोब पे 2 थी, टोटल 4 हो गई ना। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अगला है 1 पेयर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है। थ्रो पैराथायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड, दीज आर फंक्शनली एंड डेवलप डेवलपमेंटली इंडिपेंडेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। मतलब क्या हुआ इसका, देखो बेटा थायराइड ग्लैंड की डोर्सल वॉल के अंदर ऊपर जो है पैराथायराइड ग्लैंड रखी हुई है। तो ऐसा लगता है कि पैराथायराइड और थायराइड ग्लैंड एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस कनेक्टेड। ऐसा नहीं है, थायराइड ग्लैंड इंडिपेंडेंट है और पैराथायराइड इंडिपेंडेंट है। नहीं बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। अच्छा कैसी होती है देखने पैराथायराइड ग्लैंड, देखो लिखा है पैराथायराइड ग्लैंड आर स्मॉल ओवल शेप होती हैं, येलो कलर्ड होती हैं, सॉलिड होती हैं एंड वेस्कुलर मास ऑफ सेल्स होती हैं। और इसमें 2 टाइप के सेल्स होती हैं, एक होती हैं स्मॉल सेल्स, एक होती हैं लार्ज सेल्स। स्मॉल सेल्स को बोलते हैं चीफ सेल्स, लार्ज सेल्स को बोलते हैं ऑक्सीफिल सेल्स। और ये जो चीफ सेल्स है बेटा यही सेक्रेट करती हैं पैराथ हार्मोन। और ये जो 2 सेल्स हैं these cells are enclosed by delicate connective tissue capsule, connective tissue capsule से सराउंड होती हैं। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन कैसे काम करता है बॉडी के अंदर। पैराथ हार्मोन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पीटीएच। क्या लिखते हैं? PTH. हाँ पीटीएच, पीटीएच। तो बेटा होता क्या है पैराथ हार्मोन के बारे में बहुत बहुत ही आराम आराम से समझना है, कुछ नहीं है। देखो पैराथ हार्मोन क्या करता है, बॉडी फ्लूइड या ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। तो कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करना ब्लड में क्या कहलाता है, हाइपर कैल्सीमिया। इसीलिए इसको कहते हैं हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। क्या कहते हैं? Hypercalcemic hormone. Hypercalcemic hormone. हाँ। अब ये 3 मेथड यहाँ पे यूज करता है जिसके थ्रू ये जो है कैल्शियम को ब्लड में बढ़ाता है। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड तो जस्ट अपोजिट टू कैल्सिटोनिन है। ये बोन से कैल्शियम को निकाल कर कहाँ पहुंचा देगा, ब्लड में निकाल देगा, ला Blood में. देगा। तो यानी Yes, कि sir. क्या, यानी कि बोन को अब फॉर्मेशन करा रहा है या बोन को डीजनरेट कर रहा है। Degenerate कर रहा है. Degenerate. यानी कि ये बोन डिसोल्यूशन इंक्रीज कर देगा, डीमिनरलाइजेशन इंक्रीज कर देगा और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्शन को इंक्रीज कर देगा। ऑस्टियोक्लास्टिक का मतलब बोन डिसोल्यूशन, जिसकी वजह से जितना भी कैल्शियम है बोन्स का वो निकल कर कहाँ आने लगेगा, ब्लड में आने लगेगा और कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा। पहला Yes, sir. मेथड समझ में आया। Yes, sir. दूसरा Yes, क्या yes, करेगा, जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं उन नेफ्रॉन्स के अंदर कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। यानी कि फिल्ट्रेट जो है उससे रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के थ्रू कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। तो जब नेफ्रॉन में कैल्शियम ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो वो कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा। आएगा. ठीक है। तो सेकंड मेथड Yes, है sir. इंक्रीज Ca+2 एब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन के अंदर Ca+2 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। तीसरा काम क्या करेगा, तीसरा क्या करेगा ये बेटा, ये क्या करेगा, किडनी सेल्स को एक्टिवेट कर देगा। किसको एक्टिवेट कर देगा, एक्टिवेट किडनी सेल्स। Kidney और cells. किडनी सेल्स एक Kidney हार्मोन cells. रिलीज करेगा जिसका नाम है कैल्सिट्रायोल हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, Calcitriol hormone. Calcitriol कैल्सिट्रायोल hormone. हार्मोन। कैल्सिट्रायोल हाँ। हार्मोन। और ये जो कैल्सिट्रायल हार्मोन है ये क्या काम करेगा, जो हमने फूड खाया है उस फूड के अंदर से कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। देखो लिखा है विच इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ Ca+2 फ्रॉम फूड। तो इस तरीके से इन 3 मेथड से जो है कैल्शियम जो है ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सर ये विटामिन D3 की भी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है ना, किसको, कौन? यही हमारा सर हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन PTH. बेटा देखो विटामिन D3 पे तो इफेक्ट डालेगा क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन तो विटामिन D3 करता है। ठीक है सर. ठीक है। अच्छा इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। यस सर. सर Yes, sir. सर हाँ सर हम पैराथायरॉइड ग्लैंड इसलिए बोलते हैं कि वो डोर्सल साइड पे पाया जाता है, मतलब नाम रिलेट कर रखा है पैराथायरॉइड थायराइड से। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नाम दे रखे हैं, नाम का कोई बेस नहीं होता। ठीक है। हेलो। ओके सर। हाँ। अच्छा बेटा जो कैल्शियम होता है जो ब्लड के अंदर, जब कैल्शियम बढ़ा तो ये कैल्शियम कहाँ पे यूटिलाइज होगा बेटा, कैल्शियम सबसे पहले तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज होगा, दूसरा हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में यूज होगा क्योंकि हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो मसल्स की वजह से होता है। हार्ट मसल्स का ही तो बना हुआ है। बोलो। Yes. ब्लड इंपल्स कंडक्शन में हेल्प Yes, sir. करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा,
किसमें हेल्प करेगा? ब्लड क्लॉटिंग में Blood हेल्प clot. करेगा और बोन्स की ग्रोथ करेगा। इन सब में कैल्शियम यूटिलाइज होगा। तो मैंने यहाँ लिखवा दिया है Ca+2 इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, हार्ट, नर्व्स, ब्लड क्लॉटिंग एंड ग्रोथ ऑफ बोन्स। क्लियर है Yes. सबको? Yes, sir. तो अगर यहाँ पे Yes, बेटा sir. अगर आप देखें हार्मोन रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ Ca+2 यानी कि होम्योस्टासिस। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम को कैसे रेगुलेशन हो रहा है, तो मैंने पूरा ओवरऑल कैल्शियम यहाँ पे दिखा दिया है। तो देखो बेटा, 3 हार्मोन यहाँ पे कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम को रेगुलेट कर रहे हैं। एक है कैल्सिटोनिन हार्मोन, एक है पैराथार्मोन, एक है कैल्सिट्रायोल। कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होता है पैराफोलिकुलर और सी सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड से, पैराथार्मोन सेक्रेट होता है पैराथायराइड ग्लैंड से, और कैल्सिट्रायोल सेक्रेट होता है किडनी से। क्लियर? तो Yes. यहाँ पे जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ये तो क्या करता है? कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है। और पैराथार्मोन और कैल्सिट्रायोल क्या करता है? ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ाने का काम करता है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ये सारी मैकेनिज्म, अब मैं तीनों हार्मोन का एक साथ फंक्शन जोड़ रहा हूँ। तो देखो कैल्शियम होम्योस्टासिस बता रहा हूँ। इफ कैल्शियम इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड और ब्लड, सपोज कैल्शियम बढ़ गया ब्लड के अंदर, तो जैसे ही कैल्शियम बढ़ेगा ब्लड के अंदर तो ये स्टिमुलेट कर देंगी पैराफोलिकुलर और सी सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड को, जिसकी वजह से सेक्रेट होगा कैल्सिटोनिन हार्मोन, और कैल्सिटोनिन हार्मोन उस कैल्शियम को डिपोजिट कर देगा बोन के अंदर और कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर डिक्रीज कर देगा। नई बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। उसके बाद जैसे ही कैल्शियम डिक्रीज होगा तो वो स्टिमुलेट कर देगा पैराथायराइड ग्लैंड को, तो पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होगा पैराथार्मोन। पैराथार्मोन क्या कर देगा? डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन कर देगा, बोन को डीमिनरलाइज कर देगा, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है ब्लड में आ जाएगा। तीसरा, ये इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। और तीसरा काम क्या करेगा? ये कैल्सिट्रायोल हार्मोन को किडनी सेल्स के अंदर, किडनी सेल्स को स्टिमुलेट कर देगा, जिसकी वजह से कैल्सिट्रायोल हार्मोन रिलीज होगा और वो फूड से कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। इस तरीके से कैल्शियम ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा और कैल्शियम क्या होगा? इस तरीके से बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा। दैट इज कॉल्ड कैल्शियम होम्योस्टासिस। Yes, sir. बताइए समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Completely. Yes, sir. ठीक है। तो ये जो पूरी कहानी है यही मैंने यहाँ पे लिखवा रखी है कि हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड parafollicular cells to release calcitonin hormone. Calcitonin promote deposition of calcium in the bone from blood, which decrease blood calcium level and stimulate parathyroid hormone. Parathormone promote release of calcium from bone matrix into the blood and retard loss of calcium in urine, which increase blood calcium level. Parathormone also stimulate kidney cells to release calcitriol. ठीक है। फिर कैल्सिट्रायल क्या करेगा? कैल्सिट्रायल स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन ऑफ Ca+2 फ्रॉम फूड इन द जीआईटी विच इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। जो कहानी ऊपर बताई थी उसको लिखवा भी दिया। बताओ समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब क्या है? हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन। कि पैराथार्मोन का अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाए यानी कि कम अमाउंट में पैराथार्मोन रिलीज हो तो क्या होगा? Yes, sir. कुछ सोचो क्या होगा? कैल्शियम अगर कम होगा तो कैल्शियम ब्लड में ज्यादा बढ़ेगा नहीं। यानी कि कम हो जाएगा। Yes, यानी sir. कि कहने का मतलब ये है कि हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन हो गया। भाई पैराथार्मोन का मेन काम था कैल्शियम को बढ़ाना। अब पैराथार्मोन कम रिलीज हो रहा है तो ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे ही ब्लड के अंदर कैल्शियम कम होगा तो क्या होगा? जो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होंगे, मसल में और नर्व में जो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होंगे और नर्व इंपल्स कंडक्शन होगा वो विदाउट स्टिमुलाई ही होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर हो जाएगा और नर्व इंपल्स कंडक्शन इरेगुलर हो जाएगा, जिसकी वजह से मसल्स क्या हो जाएंगी? परमानेंटली क्या हो जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। फेस की, लिम्स की, यानी कि हाथ पैर की मसल्स, फेस की, लैरिंग्स की मसल परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और उसको हम नाम देंगे पैराथायराइड टेटानी। क्या नाम देंगे? पैराथायराइड टेटानी। ठीक है। तो वो चीज लिखी है, लिखा हुआ है इफ द पैराथायराइड ग्लैंड फेल्स टू secrete sufficient, hence concentration of calcium decrease abnormally in blood plasma. This increase the excitability of nerves and muscles due to deficiency of Ca+2, which causes depolarization without usual stimulus. Consequently, sustained muscle contraction of muscles of larynx, face occur, called parathyroid tetany. Yes, sir. Clear. क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, तो बेटा Yes, ये sir. ये नोट्स यहाँ तक ही हैं अभी मेरे पास। इससे आगे मैं दूसरे नोट से पढ़ा देता हूँ। ठीक है। इससे आगे के नोट्स आपको मैं कल या परसों दे दूंगा।
आपको पूरे एंडोक्राइन सिस्टम के नोट्स मिल जाएंगे। ओके सर। ठीक है, ये नोट्स तो अच्छे हैं So- ना, इन नोट्स से तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं ना, आपको बड़ा मजा आ रहा होगा इनसे तो पढ़ने में। यस सर। ठीक है ना, हाँ, डायग्राम भी बनाना नहीं है, आराम से बैठ के पढ़ो। ठीक है, चलिए, हाँ बेटा बोलो। सर आपने बताया था ना पहले हमें कि क्या सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो टेटनस होगा, और अगर बेटा सस्टेन नहीं दोनों में होगा तो दोनों में टेटनस। होता है, सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन दोनों में होता है, टिटनस में भी होता है और इसमें भी होता है, टिटैनी में भी होता है। ठीक है, फर्क इस बात का है कि टिटैनी में कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, और टिटनस में जो होता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। ओके सर। मजा आ रहा है या ऐसे टाइम पास हो रहा है? मजा आ रहा है आ सर। रहा है। आ रहा मजा है आ ना? रहा है सर। हाँ, यस सर। एंजॉय ले लेके पढ़ना है। अब तो तुम एंजॉय करोगे भी, क्योंकि आज तो तुम्हें मोटिवेट कर दिया ना मैंने तो थोड़ा यस। सा 2-3 घंटे तक तो असर रहता होगा यस मेरे ख्याल सर। से। हाँ 2-3, सर, सही लग रहा है। हाँ 2-3 क्लास घंटे। तक तो होता ही है। हाँ क्लास तक तो होता ही होगा, क्लास के बाद चला जाता होगा घूमने के लिए। तो उसका अगर फिजिक्स की क्लास हो जाती है ना बस। अगर मैं कभी आगे चल के अगर मैंने इंस्टीट्यूट बनाया अपना, तो मेरी मेरी एक तमन्ना है कि मैं उसमें ना 1 घंटे का लेक्चर एक डिफरेंट रखा करूंगा। उसमें मैं आधे घंटे का योगा, जिसमें आदमी को बिल्कुल शांत, ताकि वो अपने विचारों को छोड़ दे, और आधे घंटे का मोटिवेशनल लेक्चर। सर आप पन, डॉक्टर है ना, इसलिए आपको पंद्रह क्या है कि डेली वैल्यू सर। हाँ 15 दिन में एक लेक्चर जरूरी है ये, इस तरीके का। ये क्या करेगा, बच्चों के अंदर एक तूफान दिमाग में लाया करेगा, जिससे उसकी पढ़ने की इच्छा बना करेगी। ये जरूरी है। 15 दिन, वो तो एक हफ्ते में, है फिर एक हफ्ते में, 15 दिन में नहीं। नहीं, एक हफ्ते में तो जल्दी हो जाया करेगा, 15 दिन काफी होता है बेटा, 15 दिन तक असर रहेगा, क्योंकि फिर मैं एक मैं बीच बीच में 1-1 मिनट का बीच बीच में बच्चों बच्चों को दिलवाता रहा करूंगा ना, मोटिवेशन। यस सर। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अगर आप लगातार बच्चों के दिमाग में नहीं डालोगे, तो उसके अंदर इच्छा नहीं जागती बच्चे को पढ़ने की। सर आप अपने टाइम पे कैसे मोटिवेट रहते थे? हमारे लिए भी ये सर आपको हमारे लिए भी टीचर थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, मित्तल सर थे एक हमारे, जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, वो हमें इसी तरीके से समझाते थे, तो हम उनसे मोटिवेट रहते थे। आज आज मतलब वो हमारे मतलब नहीं है अब, मेरे बहुत अच्छे गुरु थे वो, लेकिन उन्होंने हमें मोटिवेट रखा। कल को ठीक है ना, आप भी हमें ऐसे ही याद करोगे, हम रहे ना रहे, लेकिन आप हमें याद रखोगे। ऐसे ही होता है बेटा, ये चेन है लाइफ की, और है क्या चेन लाइफ में? तुम्हें क्या लगता है लाइफ बहुत बड़ी है? लाइफ बड़ी नहीं है, ऐसे ही चेन है। आज आप बच्चे हो, कल को आप धीरे धीरे, अभी धीरे धीरे जवान हो जाओगे, कब आपकी शादी हो जाएगी, कब आप डॉक्टर बन जाओगे, वो पता ही नहीं लगेगा, चीजें बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, बस यस। लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखो, सच्चे मन से काम करो। ठीक है, सपनों की दुनिया में, जो आधे से ज्यादा लोग ना सपनों की दुनिया में जीते, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करते कुछ नहीं, बिस्तर में बैठे बैठे रजाई के अंदर ही वो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, ये सर, कर वो भी देंगे। उनका एक अलग टैलेंट है। हाँ, नहीं टैलेंट नहीं है वो, टैलेंट रखा रह जाता है ना, ऐसे टैलेंट का क्या फायदा? चीजें वो होनी चाहिए जो आपको दिखती हैं। मैं घर में हमेशा अपने घर में एक बात बोलता हूँ, जो दिखती है ना उस पर यकीन करो, जो सुनाई देती है उस पर यकीन मत करो। आपको कहने देखी भी। हाँ, आपको देखे पे यकीन करना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे नीट में आप लोगों ने सुन रखा है, नीट बहुत हार्ड है, उस पर यकीन मत करो। जब आप तक खुद से खुद ना पढ़कर दो तो। देखो, हाँ खुद से पढ़कर देखो ना, नीट का सिलेबस कौन सा हार्ड लगता है? मुझे तो लगता नहीं। देखो मेरा आईफोन ने बोल दिया। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हाइपर सिक्रीशन और पैराथार्मोन। अब आप मुझे खुद बताओ, पैराथार्मोन ज्यादा सेक्रेट होगा तो कैल्शियम ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा Study- सर। अरे ज्यादा होगा। ज्यादा। तो जब ज्यादा कैल्शियम ज्यादा होगा। होगा, ज्यादा। ज्यादा कैल्शियम होगा तो खुद दिमाग में लगाओ, जब ज्यादा कैल्शियम होगा तो ये कैल्शियम का कहीं ना कहीं जाके यूटिलाइजेशन होगा, तो ये कैल्शियम हमारे किडनी में पहुंच जाएगा, किडनी में फिल्टर हो जाएगा तो किडनी स्टोन बना देगा, गाल ब्लेडर में चला जाएगा तो गाल ब्लेडर स्टोन कर देगा। समझ में आ रहा है? अच्छा और सर, जिसको थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो उनको आसानी से किडनी स्टोन हो जाता है, तो आप ठीक कह रहे हैं। हाँ ठीक है, तो कैल्शियम अगर मतलब कहने का मतलब ये कि कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो भाई कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, तो किडनी में जाके स्टोर हो जाएगा तो किडनी स्टोन कर देगा, गॉल ब्लेडर में जाके स्टोर हो जाएगा तो गॉल ब्लेडर स्टोन कर देगा। और अब आप खुद सोचो दूसरे रास्ते तरीके से, कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है, तो ये कैल्शियम आ कहाँ से रहा है? बोन बोन से ही तो से। आएगा। तो यस। बोन से जब कैल्शियम निकलेगा तो बोन कमजोर हो जाएंगी ना, सॉफ्ट हो जाएंगी, यस सर। यस सॉफ्टनिंग ऑफ बोन हो जाएगी। यस
अरे बोलो। और जब Yes. कैल्शियम निकल जाएगा बोन से तो कैल्शियम तो बोन के अंदर छोटी छोटी कैविटीज बन जाएंगी, पोर्स बन जाएंगे, उसे कहा जाता है ओस्टियोपोरोसिस। Yes, sir. Osteoporosis. ठीक है, अब जब Yes, sir. ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी बोन तो उनमें फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ जाएंगे, यानी कि प्रोन टू फ्रैक्चर। Yes, sir. ठीक है, तो बात समझ में आई? तीन Yes. चीजें हो गई। और Yes. कभी कभी क्या होती है, जो ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन में क्या होता है, जो पोर्स होते हैं उनमें फाइब्रस टिश्यू आके फिल्ड हो जाते हैं, और फाइब्रस टिश्यू फिल्ड होने की वजह से एक बीमारी हो जाती है ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। क्या हो जाती है? Osteitis fibrosa. Osteitis fibrosa cystica. यानी कि हाइपर सिक्रीशन से चार चीजें हुई, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। दिक्कत? No, sir. बस वही चीज है No, यहाँ sir. पर, देखो लिखा हुआ है द पैराथायराइड ट्यूमर secrete excessive amount of parathormone which causes increased metabolization of bone minerals into the blood, so softening of bone occur, rise in concentration of Ca+2 in blood plasma and deposition of calcium in kidney tubules and other soft tissues occur. Due to hypersecretion of parathormone causes hypercalcemia, क्योंकि ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ जाएगा, it may causes osteitis fibrosa cystica। ठीक है, तो देखो सारी चीजें में ये क्या क्या हो सकता है, सम ऑफ द बोन सब्सटेंस इज रिप्लेस्ड बाय कैविटी दैट इज फाइब्रस टिश्यू, वो टिश्यू फिर जाएगा, होगी ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। सेकंड है ड्यू टू हाई ब्लड कैल्शियम लेवल इट्स डिपोजिशन अकर इन गॉल ब्लैडर एंड किडनी लीड्स टू स्टोन फॉर्मेशन, जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा। और थर्ड है ऑस्टियोपोरोसिस मे अकर ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आयन फ्रॉम द बोन्स। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो ये थी आपकी बेटा पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड क्लियर हो गई सबको? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, अब स्टार्ट करते हैं एड्रीनल ग्लैंड। अब स्टार्ट करते हैं एड्रीनल ग्लैंड। तो देखियो एड्रीनल ग्लैंड बहुत आसान है, ठीक है। मैंने ऐसा चार्ट बना रखा है एड्रीनल ग्लैंड का बच्चों के लिए। ये सर देखिए, इससे पहले शायद थाइमस ग्लैंड भी था ना? थाइमस ग्लैंड आगे आएगा बच्चे, ओके सर। छूटेगा कुछ नहीं, चिंता मत करो, छोड़ता नहीं मैं कोई चीज। देखिए, आप लोगों को ये थोड़ा सी खिचड़ी सी दिख रही है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं इस खिचड़ी को अपने आप सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आपको बस ध्यान देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। Yes, sir. यस सर। क्या सर? चलिए देखिए, ये एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट हैं। देखो बीच वाला जो येलो करा है मैंने पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है येलो वाला, दिस इज कॉल्ड एड्रीनल मेडुला। क्या कहते हैं इस पार्ट को? एड्रीनल मेडुला। Adrenal medulla. हाँ, और ये एड्रीनल ग्लैंड का इनर पार्ट है और इसकी ओरिजिन होती है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। कैसी ओरिजिन होती है जल्दी बताएं? Ectoderm. एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। और जो बाहर वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट होता है एड्रीनल ग्लैंड का और इसकी ओरिजिन होती है मीजोडर्मल इन ओरिजिन। यस सर। कैसे? ठीक है, तो अगर Mesodermal. हाँ, तो ये एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होती है? तो देखो ये किडनी है, ये किडनी की स्ट्रक्चर है और किडनी के टॉप पे जो है एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। किडनी के टॉप पे एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। और एड्रीनल ग्लैंड की शेप इस तरीके से होती है, यानी कि बाहर की तरफ एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है आउटर, जो कि मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। अंदर की तरफ होता है एड्रीनल मेड्यूला, जो कि इनर पार्ट होता है और कैसा ओरिजिन में होता है? एक्टोडर्मल। तो इसका मतलब जो एड्रीनल ग्लैंड है उसकी ओरिजिन कैसी हो गई? एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्मल तो क्वेश्चन बदल गया। अगर आपसे पूछते हैं एड्रीनल ग्लैंड की ओरिजिन क्या है, तो आप टिक लगाओगे एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। और अगर आपसे पूछते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स की ओरिजिन क्या है, तो आप कहोगे मेसोडर्मल ओरिजिन। अगर वो पूछते हैं एड्रीनल मेड्यूला की ओरिजिन क्या है, तो आप बोलोगे एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। यस क्लियर है सर। सब पॉइंट? यस ठीक है। सर। अब बेटा जो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है, इसमें 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर होते हैं। देखो, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसको बोला जाता है जोना ग्लोमेरुलोसा। सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं?
जोना ग्लोमेरुलस। जोना ग्लोमेरुलोसा। हाँ, जोना ग्लोमेरुलोसा बोलते हैं। और ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा सेकंड वाले को बोलते हैं जोना, ठीक है, और सबसे अंदर वाली को बोलते हैं थर्ड वाली को, जिसको जोना रेटिकुलेटा। कौन कौन सी Yes. क्लियर हो गई? जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेटा। यस क्लियर सर। है? तो एक एक लेयर के बारे में Yes, पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा की। ठीक है, तो जोना ग्लोमेरुलोसा देखिए, देखो बेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा जो है बेटा मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज करती, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करती है। किसको रिलीज करती है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और मिनरलो mineralocorticoids. हाँ, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड में एक हार्मोन आता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन आता है? Aldosterone hormone. हाँ, और ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? ये डीसीटी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पे एक्ट करता है। याद करो, मैंने बताया था, यस। Yes, डीसीटी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। और किसका रीअब्जॉर्प्शन कराता है? सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। याद आ रहा है? यस सर। किसका Yes, रीअब्जॉर्प्शन कराता है? सोडियम सोडियम और वाटर का। sodium जब water. तो जब डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्ब होकर आएगा, तो वो रीअब्जॉर्ब होकर कहाँ आएगा? ब्लड में आएगा। यस सर। और ब्लड के अंदर सोडियम और Yes, वाटर की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा घटाएगा? बढ़ाएगा. बढ़ाएगा, बिल्कुल सही। तो अब देखो कंडीशन क्या है। इफ इफ मतलब यदि, अगर ब्लड के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाए, वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाए, पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए और फॉस्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो ये सोडियम और वाटर की कंसंट्रेशन जब कम हो जाती है, तो ये स्टिमुलेट कर देता है जोना ग्लोमेरुलोसा पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स को, जिसकी वजह से वहां पे क्या रिलीज हो जाता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। और ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहाँ पर जाकर एक्ट करता है? ये एक्ट करता है, ये हेल्प करता DCT. है वाटर रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है डीसीटी पार्ट में, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, पोटेशियम की उसके कंपेयर में कम हो जाएगी और फॉस्फेट की भी कम हो जाएगी। बात समझ में आई? तो चूंकि सोडियम और वाटर बढ़ गए ब्लड के अंदर, तो सॉल्ट बढ़ गया, और सॉल्ट बढ़ने से ब्लड वेसल्स में क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी कि ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट की वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हार्ट बीट बढ़ जाएंगी, और हार्ट बीट की वजह से कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो ये सारा रिजल्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्या करता है? एल्डोस्टेरोन मिनरल्स को रेगुलेट करता है ब्लड के अंदर, जिस इसीलिए इसको कहा जाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। बताइए, समझ में आई नहीं आई बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? रटना नहीं पड़ना ना? आई बात समझ में? No, sir. अब क्या होता है? अब हमारे पास दो कंडीशन है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन या तो हमारी बॉडी के अंदर उसका सिक्रीशन हाइपो हो जाएगा, यानी कि कम सेक्रीट होगा, या हाइपर सिक्रीशन होगा, ज्यादा अमाउंट पर सेक्रीट होगा। तो आप खुद सोचो, जब हाइपो कम सेक्रीट होगा, तो ब्लड के अंदर सोडियम और वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, ज्यादा होगी? कम. कम। यानी कि वाटर, यानी कि डीसीटी पार्ट से सोडियम और वाटर कम एब्जॉर्ब होगा, और कम एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड में सोडियम वाटर कम आएगा, तो सोडियम और वाटर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो उसके कंपेयर में पोटेशियम और फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी। जब सोडियम और वाटर कम हो जाएंगे, तो ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी? डायलेट हो जाएंगी, चौड़ी हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हार्ट बीट कम हो जाएगा, और कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से पेशेंट को नोजिया फील होगा, जी खराब होगा, उसे वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है, और डायरिया हो जाएगा। इस बीमारी को कहा जाता है एडिसन्स डिसीज। कौन सी बीमारी कहते हैं? एडिसन्स डिजीज। Addison's disease. यानी कि एडिसन्स डिसीज जो होती है हाइपोसिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन की वजह से होती है। नई बात समझ में आई आपको? आ गई सर। आ हाइपर। गई, sir. ठीक है, अब हाइपर सिक्रीशन में आ जाओ। तो हाइपर में क्या होता है? मोर सिक्रीशन होता है, ज्यादा अमाउंट में सिक्रीशन होता है। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, ब्लड के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और पोटेशियम फॉस्फेट की कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, और इस बीमारी को हम नाम देते हैं कोन्स डिसीज। यस सर। सर ये तो डेली लाइफ में भी ब्लड प्रेशर बढ़ता और घटता रहता है, उसमें भी सर ये डिजीज होती है क्या? नहीं 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 नहीं, इसमें एबनॉर्मली ज्यादा हो जाता है, वो नॉर्मल है। हाँ, तो इस तरीके से बेटा एडिसन्स डिसीज हाइपोसिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन की वजह से होती है, या हाइपोसिक्रीशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से होती है, और हाइपरसिक्रीशन की वजह से कॉन्स डिसीज होती है। आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ ये पॉइंट? बिल्कुल हो गया सर। Yes, sir. यस सर।
ठीक है, चलिए अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। सेकंड लेयर का बेटा क्या नाम था, देखकर बताओ। जोना फेसिकुलेटा। Fasciculata. जोना जोना फेस्टिकुलेटा। बेटा जोना फेसिकुलेटा पार्ट से रिलीज होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या रिलीज होते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। हाँ, मैं कलर बदल रहा हूँ इसका। ये ले लेता हूँ जिससे आपको मिक्सिंग नहीं होगी आपकी। देखिए ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में बेटा दो हार्मोन आते हैं, ठीक है। पहली बात तो बेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जो होते हैं स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं, स्टीरॉयड्स के बने होते हैं। और इसमें तीन हार्मोन आते हैं, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन। कौन कौन से हार्मोन आते हैं इसमें? कोर्टिसोल, कोर्टिसोन, कोर्टिकोस्टेरॉन। हाँ हाँ, ठीक है। और ये जो कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरॉन, इन तीनों में मेन हार्मोन कौन सा है? कॉर्टिसोल। कोर्टिसोल। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल। तो ये तीनों हार्मोन जो होते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं बॉडी के अंदर, तो इनके फंक्शन क्या होते हैं? तो बेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का पहला फंक्शन होता है ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को क्या करते हैं, जल्दी बोलो? Increase. इंक्रीज कर देते हैं। Increase. अब क्वेश्चन उठता है हाउ, कैसे? क्योंकि सबसे पहले ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस कराते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट। यानी कि अगर नॉन कार्बोहाइड्रेट से अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। और नॉन कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा, जैसे प्रोटीन, जैसे फैट, जैसे अमाइनो एसिड। तो अगर फैट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड से ये क्या करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोज को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। नई बात समझ में आई? बोलो। यस सर। और क्या करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स? लाइपोलिसिस करते हैं, यानी कि जो लिपिड्स है लिपिड्स का ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसे फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और फैटी एसिड से ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। थर्ड, प्रोटियोलिसिस करते हैं, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। तो इन तीनों मेथड की वजह से ग्लूकोज जो होता है ब्लड में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, पहला फंक्शन समझ में आ गया? यस सर। सर हाँ, सर स्टेरॉइड्स का सर मेन फंक्शन क्या होता है, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है सर इसकी? क्या चीज? स्टेरॉइड की कोई डेफिनेशन नहीं। स्टेरॉइड्स स्टेरॉइड तो फैटी वो है ना, फैटी टिश्यू, डिराइव लिपिड है। बता तो सर रखे हैं मतलब derived- ये लिपिड्स हैं? हाँ लिपिड से है। ओके सर। हाँ सर जैसे डिराइव वो होते हैं लिपिड। ना प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन को भी बोलते हैं स्टेरॉइडल होते हैं, तो हाँ हाँ, तो ड्राइव लिपिड है ना, ये बता रखा है पहले, स्टेरॉइड्स ड्राइव ओके लिपिड है। सर। हाँ, तो ये ड्राइव लिपिड्स है, ठीक है। सेकंड फंक्शन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्या होता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी इन एक्शन। यानी कि अगर हमारी बॉडी में कहीं पे स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसकी सूजन को कम करने का काम किसका है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। एंटी इन्फ्लेमेटरी इन एक्शन होते हैं। थर्ड, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। देखो जब हम किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, चाहे हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, तो जो रिसिपिएंट है जिसके अंदर ऑर्गन लग रहा है उसकी बॉडी उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर सकती है। और कौन सी इम्यूनिटी रिजेक्ट करने में हेल्प करती है? सीएमआई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बताया था, Yes sir, cell ठीक mediated. है। हाँ, तो हम क्या करते हैं जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उससे पहले पेशेंट को हम क्या कर देते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे देते हैं। और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के एक्सेप्ट करने के चांस बढ़ जाते हैं ऑर्गन को। नई बात समझ में आई? Yes sir. और फोर्थ फंक्शन क्या है बेटा? ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, यानी कि एरिथ्रोपोइसिस को इंक्रीज करता है, और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को कम करता है, यानी कि ल्यूको हमारी बॉडी के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है। तो ये पांचों फंक्शन किसके हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के। आपको याद हो गए? सर। ठीक है। अब क्या है, कॉर्टिकॉइड्स के दो कंडीशन हो सकती है, हाइपोसिक्रीशन और हाइपरसिक्रीशन, ठीक है। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का हाइपोसिक्रीशन होता है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के हाइपोसिक्रीशन की वजह से सेम वही डिसीज होती है जो हाइपोसिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन की वजह से होती है, और उसका नाम है एडिसन्स डिसीज। Yes sir. तो यानी कि हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और हाइपोसिक्रीशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि एल्डोस्टेरोन, दोनों की वजह से सेम डिसीज होती है, एडिसन्स डिसीज। Yes sir. लेकिन यस। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से जो बीमारी होती है वो है कुशिंग सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम होता है? Cushing syndrome. कुशिंग सिंड्रोम। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कौन सा सिंड्रोम हो Yes. जाता है?
कुशिंग सिंड्रोम। Cushing syndrome. हाँ, कुशिंग सिंड्रोम। यस सर। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम में क्या होगा, जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा अमाउंट पे रिलीज होगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, यस सर। तो यानी कि sir. हाइपरग्लाइसिस। तो सबसे पहला सिम्टम आएगा हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि इंक्रीज Yes, sir. ग्लूकोज इन ब्लड। यस सर। सेकंड, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा तो यूरिन से ब्लड ज्यादा जाएगा, यस सर। फिल्ट्रेशन होगा, तो यानी कि ग्लूकोज इन यूरिन होगा, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया की प्रॉब्लम रहेगी। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तीसरा, जब ग्लूकोज ज्यादा होता है तो उसकी वजह से मसल्स क्या हो जाती है, वास्टिंग और मसल खराब होने लगती है, बॉडी के अंदर ओबेसिटी हो जाती है, फैट डिपोजिट होने लगती है, ओबेसिटी हो जाती है जब ज्यादा खाता है, ज्यादा ग्लूकोज रहता है ब्लड के अंदर। यस अरे सर। बोलो, तो Yes. ये जो सारे के सारे सिम्टम्स हैं, ये सारे सिम्टम किस में होते हैं, कुशिंग सिंड्रोम में। कुशिंग सिंड्रोम। इसका मतलब इसका हाइपोसिक्रीशन होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी कि एल्डोस्टेरोन का और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, तो होगा एडिशंस डिसीज। और अगर हम बात करते हैं हाइपर सिक्रेशन की, तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन की वजह से होती है कॉन्स डिसीज, और हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से होती है कुशिंग सिंड्रोम। अरे क्लियर है सबको, कंपेयर हो गया? Yes, यस सर। ठीक है, यस चलिए सर। अगला, अगला जो है बेटा, अगला जो थर्ड पार्ट है, दिस इज कॉल्ड जोना रेटिकुलेटा। क्या कहते हैं इसको? जोना रेटिकुलेटा। Zona हाँ, जोना reticulata. रेटिकुलेटा। बेटा जो जोना रेटिकुलेटा वाला जो पार्ट होता है बेटा, ये रिलीज करता है सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन। कौन सा रिलीज करता है? Sex corticoids. सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स के अंदर दो तरीके के हार्मोन होते हैं, एक होता है एंड्रोजन हार्मोन जो कि मेल, जिसकी वजह से मेल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन जिसकी वजह से फीमेल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। यस सर। ठीक है, तो Yes. ये जो, हाँ, तो बेटा कहने का मतलब ये है कि एंड्रोजन और एस्ट्रोजन मेल और फीमेल दोनों के अंदर सेक्रेट होते हैं, यानी कि एंड्रोजन और एस्ट्रोजन मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं, लेकिन मेल के अंदर एंड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। नई बात Yes. समझ में आई? मैंने ये बात Yes. लिखवा दी, एंड्रोजन में मेल और एस्ट्रोजन फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल में मिलते हैं, बट नॉर्मल कंडीशन में मेल के अंदर एंड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एस्ट्रोजन से, और फीमेल में एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एंड्रोजन से। बताओ, बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। Yes. ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, मेल के अंदर एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन एंड्रोजन से ज्यादा हो जाती है, तो जब मेल के अंदर एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो मेल के अंदर क्या डेवलप हो जाएंगे, फीमेल कैरेक्टर्स। मेल में क्या डेवलप हो जाएंगे, Female characters. फीमेल कैरेक्टर्स, यानी कि उसकी जो आवाज है वो पतली हो जाएगी, यानी कि हाई पिच वॉइस हो जाएगी। ठीक है, और उसके अंदर ब्रेस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। क्या बोलते हैं? Gynecomastia. गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, और कभी कभी फीमेल के अंदर एंड्रोजन हार्मोन एस्ट्रोजन से ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल में मेल कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, यानी कि दाढ़ी और मूंछ आने लगती है। उसको कहा जाता है एड्रिनल विरलिज्म। क्या बोलते हैं? Adrenal virilism. विरलिज्म। तो बताओ बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स की तीनों लेयर, उसके पूरी चीजें आप लोगों को समझ में आई नहीं आई? सब लोगों को? यस सर। Yes, sir. किसी को कोई पॉइंट में दिक्कत परेशानी, कोई? सब क्लियर है? यस सर। चलिए, Yes, sir. सर हाँ, ये थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दो, स्क्रीनशॉट लेने हैं। दूंगा बेटा, सब दूंगा, एक मिनट पहले समझ लो। अब आता है एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला, स्टार्ट करें एड्रिनल मेड्यूला। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए, बिल्कुल आराम से समझते जाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है किसी चीज की। एड्रिनल मेड्यूला, इसके लिए कौन सा कलर ले? चलिए येलो कलर ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। हाँ, तो एड्रिनल मेड्यूला, तो बेटा जो एड्रिनल मेड्यूला होता है, एड्रिनल मेड्यूला से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक होता है एड्रिनलिन जिसको हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, एक होता है नोर एड्रिनलिन, नॉन नहीं, नोर एड्रिनलिन जिसको हम नोर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। और ये दोनों हार्मोन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रिलीज होते हैं। तो चूंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रिलीज होते हैं, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है? इमरजेंसी के टाइम पे काम Emergency. करता है, इसीलिए एड्रिनल मेड्यूला को कहा जाता है इमरजेंसी ग्लैंड, इसीलिए एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। और बेटा इमरजेंसी जब होती है तो इंसान के अंदर 3 फैक्टर्स काम करते हैं, या तो वो फ्राइट का मतलब डरना, या तो उसे डर लगेगा, या फ्लाइट वो वहां से भाग जाएगा, या फाइट या उससे लड़ेगा। इसीलिए इन 3 फैक्टर्स की वजह से एड्रिनल ग्लैंड का एक और नाम है 3F ग्लैंड। क्या बोलते हैं?
CF gland. 3F CF gland. ठीक है। और जब एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन सेक्रीट होगा सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम में, तो कौन कौन से सिम्टम्स बॉडी के अंदर होंगे? तो ये ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम में कौन कौन से Yes, sir. सिम्टम आते हैं। आदमी की जो स्वेटिंग है, पसीना ज्यादा निकलता है घबराहट में, ठीक है। प्यूपिल जो होती है आंखें, वो डायलेट हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। गूजबम्प हाथ की जो एरेक्टर पिल्लाई मसल्स हैं वो इरेक्ट हो जाती हैं। बॉडी के जितने भी सिक्रीशन है डिक्रीज हो जाते हैं, जैसे सलाइवरी सिक्रीशन कम होता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन कम होता है, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट कम हो जाता है, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस कम हो जाता है, बाइल जूस कम हो जाता है, सब लिखवा रखा है पहले, ठीक है। Yes, sir. Yes. और ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, पेशेंट उस आदमी की कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। और ब्रोंक्यूल की जो मसल्स हैं वो डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा सांस लेता है। तो ये सारे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। बताओ समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir, आ गया. Yes. एक भी क्वेश्चन अगर निकल जाए तो कह देना कि हाँ विकास सर चार्ट में ये क्वेश्चन निकल गया। बकवास तो बहुत मिल जाएंगी बुकों के अंदर, लेकिन काम की चीज यही है, बच्चे यही याद कर लेना तो सुहा हो जाए उनका लाइफ का। मैं इसको छोटे ही आप इसका लेंगे तो ये पूरा एक साथ आपके साथ आ जाएगा, ठीक है। पहले इसका ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। कलर अलग अलग करा है जिससे आपको याद करने में आसान हो, सिर्फ चार्ट देखना है, सारा याद। एड्रिनल ग्लैंड ले लिया? Yes, sir. चलिए ये भी ले लीजिए नीचे वाला। चलिए इसका भी ले लीजिए। ले लिया? Yes, sir. चलिए, तो एड्रिनल ग्लैंड जो है पूरी मैंने आप लोग को समझा दी। बताइए एड्रिनल ग्लैंड आपको समझ में आई, अच्छे से नहीं आई? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो एड्रिनल ये ग्लैंड, हाँ बेटा बोलो। सर कौन डिजीज के सिम्टम क्या होंगे? क्या चीज? कौन सी चीज के सिम्टम कौन- क्या होंगे? तो बेटा कौन से मैंने हाँ। लिखवाए ना सिम्टम्स, सिम्टम्स तो मैंने आपको लिखवा दिए सारे के सारे। कौन से में देखो, वही जो आपने बताया कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, ये सब ये सिम्टम ही तो है बेटा, और क्या है ये? ठीक है। मेरे को लगा आपने जैसे उसमें बताया ना नोजिया, वॉमिटिंग, नहीं, ये भी सिम्टम ही है डायरिया। बेटा ये भी सिम्टम ही है, सारे सिम्टम्स ही तो होते हैं ये। देखो है। ये जो सारी कंडीशन हुई ये सारी हुई, और प्लस उसकी वजह से आदमी को जी खराब होने लगा, उसे उल्टी आ गई, उसे डायरिया हो गया, ये सारे सिम्टम्स ही तो हैं एडिसन डिसीज के। और कौन सी डिसीज में भी क्या होगा? देखो कौन सी डिसीज में भी ये सारे सिम्टम्स ही हैं, तो सिम्टम इसकी वजह से भी क्या है, आदमी को उल्टी वॉमिटिंग और ये सब चीज फील होती है। लेकिन ये सब पता लगता है हमें पैथोलॉजिकल रिपोर्ट से, ठीक है। Yes, sir. ओके सर। हाँ, क्योंकि देखो हमने कहा कि बुखार आ गया, तो बुखार सिम्टम है, लेकिन बुखार तो कई सारी कंडीशंस में आता है। मलेरिया में भी बुखार आता है, डेंगू फीवर में बुखार आता है, कोरोना में भी बुखार आता है, तो आप कैसे डायग्नोज करोगे? सर फीवर तो सब में ही आता है। सब में आता है, तो सिम्टम है, तो कॉमन सिम्टम हो गए, तो कैसे पता लगोगे? तो आप क्या करोगे, उसकी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट देखोगे, इन्फेक्शन देखोगे, डायग्नोज करोगे। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सर पर Yes, तभी yes, sir. पता चलना तो मुश्किल होता होगा ना इसके बारे में, ये सब कॉमन ही है ये सारे सिम्टम्स। बेटा हाँ, जैसे अभी कई कई लोग जैसे हमें मानते हैं कि डॉक्टर हैं, तो वो कहते हैं कि सर कल से ना बुखार हो रहा है, तो क्या खा लूं? अब बुखार हो रहा है और उन्हें लगता है कि डॉक्टर दवाई दे देगा एकदम से। अरे नॉर्मल दवाई खा सकते हो आप, एंटीबायोटिक कोई भी ले सकते हो ड्रग, जो बुखार को उतार देती है। लेकिन अगर बुखार नहीं उतर रहा है आपको, आपने आपने एक दिन की मेडिसिन खाई, आपका बुखार नहीं उतर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं डायग्नोज करोगे ना, तभी तो डॉक्टर को पता लगेगा कि कौन सी बीमारी है, ठीक है ना। सर कुछ डॉक्टर Yes, sir. बिना डायग्नोस करे ही पता लगा लेते वो हैं। कहते हैं ना कि अंधे ने तीर चलाया और वो सही जगह जाके लग गया, वो चीज होती है। Yes, sir. क्योंकि ज्यादातर जो सर अगर पर तभी एक्सपीरियंस हाँ तो होता ही है हाँ कभी कभी। नहीं, एक्सपीरियंस भी होता है, और कुछ ये होता है कि जैसे 70 से 80% जो डॉक्टर्स, जैसे 70 से 80% डॉक्टर्स की दवाई ना फीवर में लग जाती है। क्योंकि फीवर होता किस वजह से? बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से, तो एंटी बैक्टीरियल चला देते हैं, एंटीबायोटिक Yes. चला देते हैं। और एंटीबायोटिक क्या करती हैं बॉडी के, वो क्या होती हैं, हाई स्पेक्ट्रम होती हैं। हाई स्पेक्ट्रम मतलब वो ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काम करती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है बुखार उतर जाता है।
यस अगर फिर भी नहीं उतर रहा है तो फिर डॉक्टर कहता है कि अब चेकअप कराना पड़ेगा आपका कि चक्कर क्या है। 3 दिन की दवाई खाने के बाद भी बुखार नहीं उतर रहा है तो बात को समझ रहे हो? यस सर क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो ऐसा पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए नहीं होते, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया यानी कि वाइड स्पेक्ट्रम होती है ना, तो वाइड स्पेक्ट्रम में तो वो हर बैक्टीरिया के लिए काम करती है। अगर कोई स्पेशल बैक्टीरिया है और वो किल नहीं हो रहा है उससे, तब फिर वो डायग्नोस करके पता लगता है उसका। यस सर बात समझ में आ रही है? ये सब चीजें हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड आप पढ़ लेंगे अच्छे से सब लोग, यस सर ठीक है? Yes, sir. सारी चीजें वही लिखी हुई हैं। तो क्या आज मैं यहाँ तक ही रखूं? यस सर ठीक है हमारी ना? नेक्स्ट Yes, sir. लोग हाँ, अगले टर्न पे हम यहाँ तक आप लोग याद करके लाओ। अगले टर्न पे चैप्टर खत्म है और एनिमल किंगडम स्टार्ट है आपका, ठीक है? तो यस अगले टर्न पे हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल देखो, मजा तभी है जब आप एड्रिनल ग्लैंड तक याद करके लाओ। अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे अगले टर्न पे वो डिस्कस करो, ओके सर ठीक है? तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू सर चलो, आपकी क्लास किस दिन है? ट्यूसडे को अच्छा, ट्यूसडे में क्लास है, ठीक है? यस सर अगर मैं मंडे में आपकी 1 घंटे की क्लास लगाना चाहूँ तो क्या आप सब टेलीग्राम पे अपडेट हैं? यस सर ठीक है? बस मंडे यस सर मेरे को तो हाँ, केमिस्ट्री की अलग सर आज Chemistry ही मैसेज मत करना, क्या नहीं करना? मतलब शाम तक ही मैसेज कर देना मतलब। हाँ, मतलब बेटा चांस देखो ऐसा है कि मैं आपसे, ऐसा नहीं है कि मैं क्लास की टाइमिंग दे दूंगा, मैं आपसे बोलूंगा कि ये टाइम में रखना चाह रहा हूँ। अगर आप कंफर्टेबल तो हाँ कह देना, सर ठीक है? आप कभी भी रख लेना, बस केमिस्ट्री की Yes, क्लास sir. होती है 4:45 to 6:15 मंडे को। शाम के टाइम? यस सर नहीं, शाम के Yes, टाइम नहीं sir. रखूंगा मैं क्लास रखूंगा सुबह के टाइम, ठीक है सर ठीक है ना? और सुबह के टाइम क्लास रखूंगा और मैं टाइम आपको बता देता हूँ। मैं सुबह की क्लास रखूंगा या तो 9 से 10 रखूंगा या 9 से 10:30 रखूंगा बस। सर मंडे को तो सर हमारी मंडे को क्लास होती है। सर हमारी क्लासेस होती मंडे है को सर, क्लास रहती है तो केमिस्ट्री फिर एंड बॉटनी की। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक काम कर लूंगा, 1:30 बजे तक आप फ्री हो जाते हो ना? यस सर 1:30 बजे, तो 2 से Yes. 3 रख लूंगा। हाँ ऐसे रख लेना सर वो कंफर्टेबल बेटा, बिल्कुल रिलैक्स, हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, देख लेंगे, टेंशन मत लो। ठीक तो है पढ़ाई सर करो, ठीक है? थैंक यू सर चलो।